ओके गाइस, वेलकम बैक। अपना आज का जो सेशन है दैट इज गाइस रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन। और ये जो चैप्टर है गाइस, ये मैं आपको नोट्स में से ही पढ़ा लेता हूँ गाइस। ठीक है, वेरी सिंपल चैप्टर गाइस। अपने पास कौन कौन से सेक्शंस है? तो वी हैव फ्रॉम सेक्शन 22 टू सेक्शन 30। सेक्शन तीन सेक्शंस में बंदे को दो सेक्शन में बंदे को रजिस्ट्रेशन आ सकता है, आइदर अंडर सेक्शन 22 जब उसका थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाएगा, या फिर अंडर सेक्शन 24 मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 23 ऐसा है जो बोलता है कि कौन कौन से केसेस में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। तो पहले मैं आपको गाइस ओवरव्यू दे दूं सेक्शंस के। तो वी हैव फर्स्ट थ्री सेक्शंस 22, 23 एंड 24। 23 में बंदे को रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। प्रोसीजर क्या फॉलो करना पड़ेगा? तो प्रोसीजर सेक्शन 25 में दिया हुआ है। और अगर सीजीएसटी में रजिस्टर कर लिया तो एसजीएसटी में बाय डिफॉल्ट वो हो गया, आईजीएसटी में बाय डिफॉल्ट हो गया, तो दूसरे एक्ट में रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, दैट इज सेक्शन 26। देन वी हैव सेक्शन 27 कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इन लोगों को क्या प्रोविजंस फॉलो करने हैं। सेक्शन 28, एक बार आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया, उसके बाद अगर कुछ अमेंडमेंट करना पड़ा तो अमेंडमेंट की क्या प्रोसीजर रहेगी, कब से वो इफेक्टिव रहेगा, सेक्शन 28। सेक्शन 29, कौन कौन से केसेस में रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की जरूरत पड़ेगी। आइदर रजिस्ट्रेशन असेसी कैंसिल करेगा, दैट इज 29(1) सुओ मोटो, या फिर 29(2) ऑफिसर उसको कैंसिल करवा देगा अगर कुछ फ्रॉड के केसेस है तो। और इसी के साथ जब तक मेरा कैंसलेशन नहीं होता तब तक मेरा रजिस्ट्रेशन क्या सस्पेंड किया जा सकता है? द आंसर इज यस। तो सेक्शन 29 कैंसलेशन और सस्पेंशन दोनों को कवर कर रहा है। एंड लास्ट, अगर कभी आपका रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ने कैंसिल कर दिया, ठीक है, 29(2) में ऑफिसर ने अगर कैंसिल करवा दिया तो आप रिवोकेशन की एप्लीकेशन लेके जा सकते हो कि मुझे अभी भी रजिस्ट्रेशन में जीएसटी में ही रहना है, तो मुझे वापिस रजिस्टर्ड पर्सन कर दो। तो ऑफिसर ने जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया उसको रिवोक करने की बात कर रहे हैं सेक्शन 30। वेरी सिंपल यहां तक। ओके सर, नेक्स्ट कौन कौन से रूल्स हमें देखने पड़ेंगे? तो गाइज वी हैव वेरियस रूल्स। आपको सारे रूल नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है गाइज, ठीक है। एक जो रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है तो मैं वो रूल पे फोकस करवा देता हूं। रूल 10A, रूल 10A इज फर्निशिंग ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल्स। पहले क्या होता था ना गाइस, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही बैंक अकाउंट डिटेल्स डालनी पड़ती थी, बट अब वो लोग ने थोड़ा सा लेवरेज दे दिया है। वो लोग बोलते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन ले लो, रजिस्ट्रेशन लेने के बाद यू कैन सबमिट योर बैंक अकाउंट डिटेल्स। तो इसके रूल जो है वो है रूल 10A। ओके, चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 22। सर, हु इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, सप्लायर या रेसिपिएंट? सर सप्लायर। वो लोग बोलते हैं सप्लायर जिसका एग्रीगेट टर्नओवर पैन इंडिया बेसिस, एग्रीगेट टर्नओवर इन अ फाइनेंशियल ईयर इफ इट एक्सीड्स 20 लाख रुपीस, उसे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अच्छा सर, यहां पे जब एग्रीगेट टर्नओवर की बात कर रहे हैं तो ये एग्रीगेट टर्नओवर ऑब्वियसली सर अपनी पैन इंडिया बेसिस पे होगा। और एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन याद दिलाओ। एग्रीगेट टर्नओवर टैक्सेबल सप्लाईज प्लस एग्जेम्प्ट सप्लाई प्लस इंटर स्टेट सप्लाई प्लस एक्सपोर्ट सप्लाई पैन इंडिया बेसिस पे। और एग्जेम्प्ट सप्लाई में क्या क्या आएगा? एक तो सर जो गवर्नमेंट ने नील रेट का डाला हुआ है, या फिर गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन डाला हुआ है थ्रू अ नोटिफिकेशन, या फिर इट ऑल्सो इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई। तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई आपके एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होंगे, बट जो शेड्यूल 3 के ट्रांजैक्शन है वो आपके एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होंगे। ओके, यहां तक आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है? सेक्शन 22 में 20 लाख। देन वो लोग ने एक अमेंडमेंट करवाया। वो लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई स्टेट ऐसा चाहता है कि एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स के लिए वहां पे 40 लाख होना चाहिए, तो दे कैन रिकमेंड, एंड ऑन द रिकमेंडेशन काउंसिल डिसाइड करेगा और वो स्टेट में 40 लाख की लिमिट चलेगी।
So government may, at the request of the state, on the recommendation of the council, they can enhance the threshold limit from 20 lakhs to 40 lakhs. But ये किसके लिए? Only for exclusive supplier of goods. सर अभी भी तो हम 40 lakhs ही तो बोल रहे हैं, अभी भी तो लिमिट 40 lakhs ही बोल रहे हैं. बट बेटा रिमेंबर, ये 40 lakhs ये प्रोवाइजो से नहीं आया हुआ है. वो अभी भी ना, ये प्रोवाइजो वो लोग ने डाला हुआ है, बट इसके रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन नहीं इश्यू हुआ है. तो अभी भी ये 40 lakhs की लिमिट हम कैसे पढ़ रहे हैं? तो नोटिफिकेशन 10/19 जो सेक्शन 23 में इश्यू हुआ है उसके थ्रू पढ़ रहे हैं. ओके, सो गोइंग फॉरवर्ड, यस दे विल यूज दिस प्रोवाइजो और 10/19 उसको रिसेंड कर देंगे. बट जब तक वो नहीं होता तब तक ये सिर्फ प्रोवाइजो आपको याद रखने के लिए है. अभी भी यूज कौन सा कर रहे हैं सर? वो सेक्शन 23 में जो नोटिफिकेशन है वही इश्यू कर रहे हैं, वही यूज कर रहे हैं. ओके सर, एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स में एक डाउट आता है. जैसे लेट सपोज सर मैं एक गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, ठीक है. अब सर मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, तो मैंने क्या किया सर, उसको बैंक अकाउंट में डाल दिया. मुझे फिक्स डिपॉजिट मैंने ले लिया, मुझे उससे इंटरेस्ट मिल रहा है, और इंटरेस्ट मिल रहा है ऑन फिक्स डिपॉजिट. मतलब क्या ये एग्जाम सर्विस हो गया? यस. तो सर मैं एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स नहीं रहूंगा फिर. तो ये इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे डाउट्स आते थे, तो गवर्नमेंट ने एक पॉइंट यहां पे क्लैरिफाई कर दिया है कि अगर आप को इंटरेस्ट या लोन मिल रहा, इंटरेस्ट या कुछ डिस्काउंटिंग हो रहा है ऑन द लोन एडवांस एक्सेट्रा, आप वो एग्जाम्प्ट अगर सर्विस दे रहे हो तो आप एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स ही बोले जाओगे. स्टिल यू विल बी एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स. डन. तो ये पॉइंट आप पढ़ लेना गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन, person shall be considered to be engaged exclusive in supply of goods even if he is engaged in supply of service by provided by way of extending deposits loan advance in so far as the concession is represented by way of interest or discount. अच्छा, रिमेंबर गाइस, यहां पे ऐसा नहीं बोला गया कि एग्रीगेट टर्नओवर से एक्सक्लूड कर दो. ये एग्रीगेट टर्नओवर में अभी भी आएगा. हम ये बंदे को सिर्फ बोलेंगे क्या? एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स. ओके, देन नेक्स्ट सर, मैंने जॉब वर्कर को गुड्स दिया, ठीक है, मैंने रॉ मटेरियल दिया, उसको बोल दिया फाइनल प्रोडक्ट बना के दे दे. अब उसने फाइनल प्रोडक्ट बना दिया. अब मेरा बायर वहां पे ही है, मैंने बोल दिया यार जॉब वर्कर के प्रीमाइस से ले ले. तो सर ये किसके टर्नओवर में जाएगा? जॉब वर्कर के या प्रिंसिपल के? ऑब्वियसली सर प्रिंसिपल के. तो वो लोग ने यहां पे एक पॉइंट डाल दिया, सप्लाई ऑफ गुड फ्रॉम जॉब वर्कर प्लेस ऑफ बिजनेस टू द प्रिंसिपल बायर, इट इज नथिंग बट सप्लाई मेड बाय द प्रिंसिपल एंड नॉट बाय द जॉब वर्कर. डन. सर हमें किस स्टेट में रजिस्ट्रेशन करवाना है? तो वो लोग बोलते हैं रजिस्टर्ड आपको वो स्टेट में करना है फ्रॉम वेयर द टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज मेड. फ्रॉम वेयर, जहां से. सर यहां पे अगर फ्रॉम नहीं होता ना बेटा, तो देखो कितने पढ़ने में क्या डिफरेंस होता. हम ऐसे बोलते हैं रजिस्टर्ड इन स्टेट वेयर ही मेक्स टैक्सेबल सप्लाई. अगर सप्लायर महाराष्ट्र में और वो गुजरात में सप्लाई कर रहा है, तो बेटा कहां पे रजिस्टर करना है? सर महाराष्ट्र में रजिस्टर करना है. सर ये ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन नहीं हो गया? नहीं बेटा, ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन नहीं हो गया. ये इंटर स्टेट सप्लाई होगा जहां पे आईजीएसटी चार्ज होगा और हम सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर देंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट वो डेस्टिनेशन स्टेट को पे कर देगा थ्रू सेटलमेंट मैकेनिज्म. तो बी क्लियर, रजिस्ट्रेशन इज ओरिजिन वाइज. अगर आपको कोई एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ दे कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन इज ओरिजिन बेस्ड and GST is destination based. Done. Then sir there are some special category states. स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए लिमिट जो है वो 20 lakhs की लिमिट, सॉरी वो 10 lakhs की लिमिट दी गई है. तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, वो कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए जो लिमिट है वो 10 lakhs कर दी गई है. सप्लायर सिचुएटेड इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स whose aggregate turnover exceeds 10 lakhs has to take registration. और सर ये 10 लाख के स्टेट्स में कौन कौन से आएंगे? तो ये 10 लाख के स्टेट्स में बेटा अपने पास चार स्टेट आएंगे. कौन कौन से? हम इसको कैसे याद रखते हैं?
मनी राम रोड ट्रिप, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, एमएमएनटी, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये 4 स्टेट के लिए लिमिट 10 लाख है। बाकी के स्टेट स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए लिमिट 20 लाख है। अच्छा, ये 4 कैटेगरी स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए भी वो लोग ने एक पॉइंट मेंशन कर दिया है कि अगर कोई स्टेट चाहे, अगर उसको 20 लाख की लिमिट लगानी है तो वो 20 लाख की लगा सकता है, बट दे हैव टू ऑब्वियसली ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट ये होगा। तो लिमिट कैन बी एनहांस्ड अप टू 20 lakhs ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट। ठीक है गाइस, अभी तक का गाइस सेक्शन 22 के पॉइंट्स। सप्लायर को रजिस्टर करना है जिसका एग्रीगेट टर्नओवर इन अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स द थ्रेशोल्ड लिमिट, और वो थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है सर? सेक्शन 22 में 20 lakhs है। इट कैन बी एनहांस्ड टू 40 lakhs फॉर एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स अगर स्टेट चाहे तो, बट सर इसमें कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है। मतलब सर सेक्शन 22 की लिमिट 20 lakhs है और 4 स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए लिमिट सर 10 lakhs है, एमएमएनटी। ओके, देन अगर आप एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स हो और अगर आपको इंटरेस्ट ऑन लोन मिल रहा है तो फिर हम आपको फिर भी एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स ही बोलेंगे। ओके सर, और आपको किस स्टेट में रजिस्टर करना है? वो स्टेट में जहां से आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो। और सर अगर मैं महाराष्ट्र में लेट सपोज एक टैक्सेबल प्रोडक्ट दे रहा हूं और गुजरात में एक नॉन टैक्सेबल सप्लाई हो रहा है मेरा, मतलब मैं वहां पे अल्कोहलिक लिकर बेच रहा हूं, तो सर रिमेंबर मेरा एग्रीगेट टर्नओवर देखा जाएगा, और अगर एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड से ऊपर है तो मेरे को महाराष्ट्र में रजिस्टर करना पड़ेगा, नॉट इन गुजरात, बिकॉज वहां से मैं टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर रहा हूं। डन, सिंपल यहां तक। ओके, नेक्स्ट सर एग्रीगेट टर्नओवर। आई होप बाय दिस यू शुड नो द डेफिनेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर इज अ मींस टर्नओवर। इट क्या क्या वो लोग बोलते हैं? टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई। दिस कैन बी इंट्रास्टेट, इंटरस्टेट, कुछ भी हो सकता है, एक्सपोर्ट और इंटरस्टेट सप्लाईज। ओके, एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ दो सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर आरसीएम। अगर आई एम एक्स लिमिटेड और मैंने एक लॉयर से सर्विस ली जिसपे आरसीएम टैक्स पे करना है, तो वो जो है वो मेरे टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होगा, वो एक्स लिमिटेड के टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होगा सर। ओके, ऑफ पर्सन हैविंग द सेम पैन टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस बट एक्सक्लूड्स जीएसटी टैक्सेस। एक्सक्लूड्स जीएसटी टैक्सेस मतलब क्या? बाकी जो टैक्सेस रहेंगे वो क्या इंक्लूड किए जाएंगे? द आंसर इज यस। ओके, फिर मैं नीचे सिंपल पॉइंट दिए हुए, टर्नओवर गुड सर्विस दोनों के देखे जाएंगे, सारे प्रोडक्ट्स के देखे जाएंगे, सारे ब्रांचेस के देखे जाएंगे। मेरे और प्रिंसिपल के बिहाफ पे अगर हो रहा है, मतलब इफ आई एम द एजेंट और मेरे और प्रिंसिपल है, तो एजेंट और प्रिंसिपल दोनों के इसमें जो टर्नओवर है वो टोटल इंक्लूड किया जाएगा। ये बाद में डील करेंगे व्हेन वी डील विद सेक्शन 24। एंड लास्ट, प्रिंसिप जॉब वर्कर के फैक्ट्री से अगर आगे बेचा गया तो वो प्रिंसिपल के टर्नओवर में आएगा। डन। टैक्सेबल पर्सन, टैक्सेबल पर्सन के गाइस 3 कैटेगरी होते थे। क्विकली, टैक्सेबल पर्सन मतलब 1 हु इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, मतलब वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया है, या फिर 1 who is liable to be registered under section 22 और 24। ओके, और सर रजिस्टर्ड पर्सन का क्या मीनिंग है? रजिस्टर्ड पर्सन मतलब जिसने भी रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसीजर रहेगी वो फॉलो की, उसने रजिस्ट्रेशन लिया, बीट वॉलंटरी या उसे लेना था रजिस्ट्रेशन, तो जिसने भी रजिस्ट्रेशन लिया वो रजिस्टर्ड पर्सन बन जाएंगे। बट इट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हैविंग अ यूनिक आइडेंटिटी नंबर, मतलब यूएन ऑफिस, एम्बेसीज, फॉरेन एम्बेसी जिनको यूनिक आइडेंटिटी नंबर मिलता है वो लोग रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है। ओके, टैक्सेबल सप्लाई में क्या क्या आएगा? जिसपे चार्ज है वो सारा टैक्सेबल सप्लाई है। समथिंग विच इज लिवाइबल टू टैक्स। और नॉन टैक्सेबल सप्लाई में जिसपे टैक्स की लायबिलिटी नहीं है, इन सिंपल वर्ड्स, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। जो ट्रांजैक्शन शेड्यूल 3 में मेंशन किए हुए हैं
और जो सप्लाई ही नहीं है, मतलब याद है आपको मनी एंड सिक्योरिटीज, दे आर नाइदर गुड्स नॉट सर्विस, मतलब वो सप्लाई कभी हो ही नहीं सकता, तो फिर दे आर कॉल्ड एज आउट ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई। वो आपके एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होगा, नहीं होगा एग्रीगेट टर्नओवर में। अल्कोहलिक लिकर और 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम सप्लाई वी हैव डन विथ। नेक्स्ट, अगर लेट सपोज आपका जो लेट सपोज आपका 2-3 ब्रांचेस है, ठीक है, वन ब्रांच इज इन महाराष्ट्र, अनदर ब्रांच इज लेट सपोज इन मणिपुर, तो सर मेरी लिमिट हायर एंड पे ली जाएगी या लोअर एंड पे ली जाएगी? तो वो लोग बोलते हैं अगर आपका रजिस्ट्रेशन वो 4 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आ गया MMNT, तो फिर आपकी लिमिट लोअर लिमिट हो जाएगी विच विल बी 10 lakhs। डन। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 25(3), सॉरी दिस इज सेक्शन 22(3). अच्छा, लेट सपोज मैंने रजिस्ट्रेशन ले लिया एंड एज अ गोइंग कंसर्न आई एम ट्रांसफरिंग माई बिजनेस टू सम अदर पर्सन। हो सकता है अमेलगमेशन हो गया, मर्जर डीमर्जर हो गया, आई एम ट्रांसफरिंग माई बिजनेस। नाउ इफ इट इज ट्रांसफर एज अ इफ इट इज ट्रांसफर एज अ सक्सेशन, सक्सेशन मतलब लीगल एयर ने ले लिया, ठीक है, तो जो प्रोपराइटर था, लेट सपोज प्रोपराइटर मर गया, अब लीगल एयर उसका बिजनेस रन कर रहा है, इन दैट केस जो लीगल एयर अब उसका बिजनेस रन कर रहा है, कैन आई से द पैन नंबर चेंजेस? यस। एंड बिकॉज द पैन नंबर चेंजेस, क्या नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? यस। सर कब से लेना पड़ेगा? विथ इफेक्ट फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर। इसका एक सिंपल एग्जांपल है, ये एग्जांपल आप रीड कर देना। और लेट सपोज अगर कभी अमेलगमेशन के वजह से या डीमर्जर के वजह से लेट सपोज द बिजनेस इज ट्रांसफर, इन दैट केस अमेलगमेशन का एक स्कीम होगा और वो स्कीम को हमें अप्रूवल लेके जाना पड़ेगा फ्रॉम द हाई कोर्ट। यस। और हाई कोर्ट के अप्रूवल के बाद क्या सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इश्यू होगा बाय द आरओसी? यस। तो मुझे कब से नया रजिस्ट्रेशन लेना है? इट इज अ डेट ऑन विच आरओसी इश्यूज अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन गिविंग इफेक्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट और ट्राइब्यूनल। ये डेट से मुझे रजिस्ट्रेशन लेना है। नेक्स्ट, विच आर द कैटेगरीज जहां पे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है? तो सेक्शन 23 आपके पिक्चर में आ जाएगा। सेक्शन 23 बोलता है अगर कोई एक्सक्लूसिवली नॉन टैक्सेबल प्रोडक्ट्स में डील कर रहा है, इफ देयर इज अ सप्लायर एक्सक्लूसिवली एंगेज इन नॉन टैक्सेबल गुड्स, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, द फोकस हियर इज ऑन वर्ड एक्सक्लूसिव। ओके, अगर आप एक्सक्लूसिवली ऐसा काम कर रहे हो जो एग्जेम्प्ट है, जिसपे टैक्स ही नहीं है, इन दैट केस आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके। थर्ड, एग्रीकल्चरिस्ट। एंड हु आर एग्रीकल्चरिस्ट, उसका डेफिनेशन यहां पे दिया हुआ है। बट एग्रीकल्चरिस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड। तो जो कल्टीवेशन ऑफ लैंड से जो प्रोडक्शन हो रहा है ना, वो एक्सटेंट तक अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट हो तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। सर नाउ फर्स्ट पहले ये बोलो एग्रीकल्चरिस्ट कौन है? कैन अ कंपनी बी एन एग्रीकल्चरिस्ट? नो, इट कैन ओनली बी इंडिविजुअल HUF जो कल्टीवेशन ऑफ लैंड अंडरटेक कर रहे हैं। रिमेंबर गाइस, ओनली कल्टीवेशन ऑफ लैंड इज कवर्ड। अगर मैं हॉर्टिकल्चर कर रहा हूं, मैं बी कीपिंग कर रहा हूं, मैं और कोई काम कर रहा हूं, फार्मिंग डेयरी फार्मिंग कर रहा हूं, तो फिर मैं एग्रीकल्चरिस्ट के डेफिनेशन में फॉल नहीं होगा। इट इज ओनली आउट ऑफ प्रोड्यूस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड। और ये कल्टीवेशन ऑफ लैंड कौन कर सकता है? सर मैं कर सकता हूं, मेरे फैमिली मेंबर्स कर सकते हैं, सर मैं किसी को अपॉइंट कर सकता हूं और मैं उसकी निगरानी रखूंगा। आई विल कीप द सुपरविजन। वैसा भी तो हो सकता है बाय हायर्ड लेबर। तो कौन कौन कल्टीवेट कर सकते हैं, वो ये पॉइंट है। ओके। एंड फोर्थ, नोटिफाइड पर्संस। तो ऐसे 6 कैटेगरीज है
देयर आर 6 नोटिफिकेशंस फॉर दिस, जहां पे गवर्नमेंट बोलता है कि हमें ये सप्लायर्स को रजिस्टर नहीं करवाना। ओके, अब फर्स्ट पॉइंट आपको ये आएगा एग्रीकल्चरिस्ट। सर अगर मैं एग्रीकल्चरिस्ट हूं और मैं कोई और काम कर रहा हूं तो क्या मेरे एग्रीगेट टर्नओवर में सब टोटल ऐड होगा? यस। और अगर आप कोई और काम कर रहे हो तो फिर आप सेक्शन 23 से बाहर हो जाओगे, फिर आपको सेक्शन 22 में देखना पड़ेगा, और 22 में हम थ्रेशोल्ड के लिए टोटल करके थ्रेशोल्ड देखेंगे। दिस इज एन इंस्टीट्यूट एग्जाम्पल गाइस, डू रीड दिस एग्जाम्पल, मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट। डन। नेक्स्ट, विच आर द 6 कैटेगरीज? तो मैंने यहां पे तो इसका जिस्ट दिया हुआ है, वो 6 कैटेगरी को गाइस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, सर इफ आई एम द सप्लायर और मेरा जो काम है ना वो एक्सक्लूसिव आरसीएम में है, मतलब मैं जिसको भी सप्लाई करूं ना वो रेसिपिएंट को टैक्स पे करना है, तो बेटा सप्लायर को टैक्स पे नहीं करना है, तो उसको रजिस्टर करवाने का क्या फायदा? सर नो नीड टू टेक रजिस्ट्रेशन, पॉइंट नंबर 1। ठीक है। सेकेंड, सर अगर मैं हैंडीक्राफ्ट गुड्स में डील कर रहा हूं, ठीक है, कुछ क्राफ्टमैन प्रोडक्ट्स है, हैंडीक्राफ्ट गुड्स है, और आई एम अ स्मॉल सप्लायर, मैं क्या करता हूं, मैं दूसरे स्टेट में जाके ये हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स बेचता हूं, तो गवर्नमेंट रियलाइजेस बिकॉज आप दूसरे स्टेट में जाके ये प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आप एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बोले जाओगे, और आपको तो पता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में सर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होता है, बट ये कैटेगरी में गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन दिया हुआ है, और वो बोलते हैं कि अगर आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स के कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो तो आपका टर्नओवर जब तक 20 लाख क्रॉस नहीं होता तब तक आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। वो 4 स्टेट के लिए लिमिट कितनी हो जाएगी? एमएमएनटी के लिए 10 लाख सर। ओके, और एक कंडीशन क्या है कि अगर आप दूसरे स्टेट में माल लेके जाके बेच रहे हो ना बेटा, तो फिर आपको ई वे बिल मैंडेटरी इश्यू करवाना पड़ेगा। ओके, सो they should obviously have PAN number, they should generate e-way bill, that is mandatory बेटा, 50,000 की कोई लिमिट नहीं है यहां पे। और ये जो कैटेगरी होंगे, कैन आई से दे आर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बट दे आर अनरजिस्टर्ड, तो हम इसे अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बोलेंगे। ये आपको जीटीए की सर्विस में याद आएगा बेटा। ओके, थर्ड कैटेगरी, सर अगर मैं एक जॉब वर्क सर्विस दे रहा हूं, जॉब वर्क सर्विस, और मैंने इंटर स्टेट दे दिया, इंटर स्टेट जॉब वर्क सर्विस, तो सर क्या मेरे को मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होगा? यस होगा, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होगा, बिकॉज इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो। बट गवर्नमेंट ने एक छूट दे दी है, गवर्नमेंट बोलता है अगर आप जॉब वर्कर हो और अगर आपने इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस कर दी तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके 3 एक्सेप्शन है, एक ऐसा जिसने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ले चुका है, who have taken voluntary registration, और one who is liable to register under section 22, मतलब उसका टर्नओवर 20 लाख क्रॉस हो गया तो, या फिर अगर वो ज्वेलरी, गोल्डस्मिथ या इसके आइटम्स कर रहा है तो। ठीक है, कैन आई से दिस इज हिटिंग ओनली जॉब वर्क सर्विस? यस। अब गवर्नमेंट ने सारे सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए अब लेके आए, ऑल सर्विस प्रोवाइडर, अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हो तो आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन हिट नहीं होगा, आपको सेक्शन 22 में देखना पड़ेगा, जब आपका थ्रेशोल्ड 20 लाख क्रॉस हो रहा है तब आपको रजिस्ट्रेशन करना है। So this is covering all the service providers. Okay, and last, if you are supplying through e-commerce operator, सर अगर मैं थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर करता हूं ना, थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर, तो मुझे सर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होता है, ये सेक्शन 24 बोलता है मुझे। बट अगर मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूं और सर्विस प्रोवाइडर अगर ई-कॉमर्स ऑपरेटर से कर ले तो आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको रजिस्टर तब करना है जब आपका थ्रेशोल्ड 20 लाख क्रॉस होता है। कैसे याद रखेंगे बेटा? अभी तक 5 कैसे याद रखेंगे? तो पहला कौन सा था? अगर मैं सप्लाई कर रहा हूं वो आरसीएम में टैक्स है तो सप्लायर को छूट दे देगी है, आपको रजिस्टर नहीं, वो तो रेसिपिएंट रजिस्टर होगा और पे करेगा, तो सप्लायर यू एंजॉय, दैट इज 1। सेकंड, सर हैंडीक्राफ्ट गुड्स के सीटीपी। थर्ड, इंटरस्टेट सप्लाई फॉर जॉब वर्कर। फोर्थ, इंटरस्टेट सप्लाई फॉर एनी सर्विस प्रोवाइडर। एंड फिफ्थ,
सर्विस प्रोवाइडर सप्लाइंग सर्विस थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। ओके, तो चलो बेटा, ये तो कहने से ये 3 सर्विसेज को हिट कर रहा है और ये गुड्स को हिट कर रहा है और ये दोनों को हिट कर सकता है। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 6th कैटेगरी, दैट इज नोटिफिकेशन 10/19। ये किसको हिट कर रहा है सर? ओनली एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स। इसका अगर एग्रीगेट टर्नओवर एक बंदे का 40 लाख से क्रॉस नहीं होता तो आपको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स। बट इसके लिए देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, मतलब ये 40 लाख की लिमिट कुछ स्टेट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। कौन कौन से स्टेट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी? फर्स्ट, 4 MMNT। सेकंड सर, पुडुचेरी और तेलंगाना, ये 2 स्टेट्स ऐसे होते थे जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स नहीं है, जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स नहीं है, बट उनको 40 लाख की लिमिट नहीं चाहिए, उनको सिर्फ 20 लाख की लिमिट चाहिए, तो वो लोग ने ये नोटिफिकेशन से बाहर चले गए और अपने 4 और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, सम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मेघालय, सम। तो इनके लिए भी लिमिट्स 20 लाख हो जाएगी। ओके, देन अगर आप कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में फॉलो हो रहे हो तो बेटा आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, तो फिर ये नोटिफिकेशन एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके सर। थर्ड सर, इफ यू आर अ सप्लायर ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, तो फिर आपको सर रजिस्ट्रेशन करने की आपको ये 40 लाख, एनहांस 40 लाख की लिमिट सर आपको नहीं मिलेगी। सर यहां पे आर दे टारगेटिंग मैन्युफैक्चरर्स ओनली और ट्रेडर्स ऑल्सो? दोनों, मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स दोनों, दे आर टारगेटिंग सप्लायर्स ऑफ देम। एंड लास्ट सर, अगर मैंने ऑलरेडी पहले रजिस्ट्रेशन ले लिया है, अब मेरा टर्नओवर 40 लाख से क्रॉस नहीं है, बट मैंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन ले लिया है एंड आई वांट टू कंटिन्यू विद द रजिस्ट्रेशन, देन ये नोटिफिकेशन आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। वेरी सिंपल, डन गाइस यहां तक। चलो वन क्विक चार्ट्स, इंट्रास्टेट सप्लाई फॉर गुड्स, फॉर एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स। लिमिट कितनी है सर? 40 लाख की लिमिट है। अब उसके लिए क्या क्या एक्सक्लूजन है सर? अगर कोई आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको कर रहा है तो लिमिट 20 लाख होगी, MMNT के लिए 10 लाख। सर अरुण सम जो है और पुडुचेरी तेलंगाना, इनको सर लिमिट 20 लाख ही चाहिए और सर MMNT को 10 लाख ही चाहिए। एंड देयर यू हैव सर्टेन अदर एक्सक्लूजन ऑल्सो, इसके लिए कोई लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर आप सर्विसेज कर रहे हो, अगर आप एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ सर्विस हो, तो आपके 4 MMNT स्टेट के लिए लिमिट 10 लाख होगी, बी दैट इंट्रा और बी दैट इंटर स्टेट, ये दोनों को टोटल करके हमने देखना है कि 10 लाख की लिमिट क्रॉस हुई है नहीं हुई है। बाकी स्टेट्स के लिए लिमिट 20 लाख है, दोनों को मिला के चेक करना है कि 20 लाख से क्रॉस कर रहा है या नहीं कर रहा है सर। आर वी क्लियर विद दिस चार्ट? नेक्स्ट सर, मुझे बोल दो। ओके, अगर मैं बोलूं गुड्स, बाकी सारे स्टेट्स के लिए लिमिट कितनी है सर? 40 लाख की लिमिट है, और सर्विसेज, एक्सक्लूसिव सर्विस या गुड्स फॉर सर्विस, द लिमिट इज 20 लाख। 40 लाख, 20 लाख। सर MMNT के लिए इसको कोई डिफरेंस नहीं गिरता, MMNT के लिए लिमिट जो है वो है 10 लाख, बात खत्म।
सर अपने पास 2 स्टेट्स ऐसे होते थे, पुडुचेरी तेलंगाना, जो सर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स नहीं थे सर, नहीं थे, बट उनको गुड्स में 40 लाख की लिमिट नहीं चाहिए थी, उनको गुड्स में 20 लाख की लिमिट ही चाहिए थी, तो उनको गुड्स में 20 लाख की लिमिट ही देंगे। अच्छा सर सर्विस में तो कोई फर्क नहीं रहता, सर्विस में तो लिमिट 20 लाख ही है, सिर्फ 4 स्टेट के लिए लिमिट 10 लाख है, बाकी सब के लिए 20 लाख है। ओके सर अरुण सम द लिमिट was 20 lakhs, सर्विसेज 20 lakhs, और सर अदर 3 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स अपने पास ऐसे हो गए, जम्मू एंड कश्मीर, आसाम एंड हिमाचल प्रदेश, हज। इसके लिए गुड्स की लिमिट 40 lakhs है और सर्विस की लिमिट 20 lakhs है। आई होप यू आर क्लियर विद दिस गाइस। चलो नेक्स्ट, वेरी सिंपल, अगर मैं बोलूं आसाम के लिए लिमिट कितनी है, हज में आ जाएगा तो आसाम के लिए लिमिट इज 40 lakhs। अगर वो शूज सप्लाई कर रहा है तो लिमिट 40 lakhs हो गई, उसका टर्नओवर है 22 lakhs, तो रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है सर। अगर पान मसाला दे रहा है, कोई सर्विस दे रहा है, गुड सर्विस दे रहा है, तो लिमिट चेंज हो जाएगी 20 lakhs, और 20 lakhs हो जाएगी तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तेलंगाना, सर तेलंगाना के लिए लिमिट 20 lakhs ही है, 20 lakhs ही है, और सर एमएमएनटी के लिए लिमिट 10 lakhs ही है। देन कौन कौन से कैटेगरी में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन आएगा गाइस, तो अपने पास इन टोटलिटी 12 कैटेगरीज है जहां पे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन आएगा। फर्स्ट, अगर कोई भी बंदा इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, सर अगर मैं इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई कर दूं, बीट गुड्स बीट सर्विस, आई हैव टू टेक कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, बट सेक्शन 23 में एक बेनिफिट दिया हुआ है फॉर सर्विसेज के लिए, अगर आप इंटरस्टेट कर भी दो तो आपको तभी ही रजिस्ट्रेशन करना है जब आपका थ्रेशोल्ड 20 लाख से ऊपर जा रहा है। तो गाइस बी रिमेंबर, मैंने यहां पे सेक्शन 23 के साथ भी लिंकिंग किया हुआ है फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो फर्स्ट इज इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई, बट सर्विसेज के लिए छूट दी है, बेनिफिट है। सेकंड, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, बट कैजुअल टैक्सेबल पर्सन ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स लिमिट मिलेगी, उसको 20 लाख की लिमिट मिलेगी सर। और जहां पे मैं 20 लाख बोलता हूं गाइस, एमएमएनटी के लिए लिमिट कितनी होगी, 10 lakhs, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, ठीक है। थर्ड, सर जो बंदा ऐसा है जिसे आरसीएम में टैक्स पे करना है, अगर आरसीएम में टैक्स पे करना है तो उसे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, बट सर वो सप्लायर को सर सेक्शन 23 का बेनिफिट दे देंगे सर। यस। फोर्थ, पर्सन्स हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर 9(5), याद करवाओ 3, ओला उबर, ओयो रूम्स, अर्बन क्लैप, अर्बन कंपनी, जो 9(5) में आते हैं उनको जो टैक्स पे करना है तो उसके लिए आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, एनआरटीपी, उसे भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होगा। सिक्स्थ, जिसको टीडीएस डिडक्ट करना है, सर वो गवर्नमेंट कंपनीज, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, पीएसयूज, जिसे टीडीएस डिडक्ट करना है तो उसके लिए सर वेदर और नॉट सेपरेटली रजिस्ट्रेशन, मतलब सर टीडीएस के लिए आपको अलग से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। दे माइट हैव 2 registrations और दे माइट हैव 1 registration। सर कंफ्यूज हो गया, क्यों ऐसा? अगर वो गवर्नमेंट एंटिटी है जिसका आउटवर्ड सप्लाई है तो क्या उन्होंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया रहेगा एज ए नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन? यस। और सर टीडीएस पर्पस के लिए रजिस्ट्रेशन लेना है तो क्या टीडीएस के पर्पस के लिए अलग रजिस्ट्रेशन लिया रहेगा? यस। तो दे हैव 2 registration। बट सर अगर एक गवर्नमेंट एंटिटी ऐसी है जिसका आउटवर्ड सप्लाई कुछ भी नहीं है या एग्जेम्प्ट है तो सर वो लोग ने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, बट परचेसिस के लिए सर टीडीएस डिडक्ट करना है तो टीडीएस के लिए रजिस्ट्रेशन लिया रहेगा। तो दे माइट नॉट हैव आउटवर्ड सप्लाई रजिस्ट्रेशन, बट टीडीएस रजिस्ट्रेशन के लिए एक रहेगा। यस सर, ये आपको कहां पे आएगा तो याद कर लेना बेटा, आरसीएम में हमने जीटीए सर्विस और सिक्योरिटी सर्विस के लिए कुछ डिफरेंट पॉइंट्स किए थे।
तो यू रिकॉल दिस पॉइंट विद दैट. डन. नेक्स्ट बेटा, शेड्यूल 1 एजेंट, person who makes taxable supply of goods on behalf of other taxable person. किसी कोई और टैक्सेबल पर्सन है, उसके बिहाफ पे मैं टैक्सेबल सप्लाई कर रहा हूं, तो आई एम शेड्यूल 1 एजेंट, और शेड्यूल 1 एजेंट हो गया तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होगा. सर अगर वो नॉन टैक्सेबल पर्सन है, तो इफ दैट पर्सन इज अ नॉन टैक्सेबल पर्सन और मैं उसका एजेंट हूं, तो बेटा मैं शेड्यूल 1 यहां पे फॉल नहीं होऊंगा, और यहां पे फॉल नहीं होगा तो मुझे सेक्शन 22 में देखना पड़ेगा, और सेक्शन 22 में मैं मेरा टर्नओवर भी और मैं उसके बिहाफ पे जो बेच रहा हूं वो टर्नओवर भी इंक्लूड करूंगा और चेक करूंगा कि थ्रेशोल्ड से ऊपर जा रहा है या नहीं जा रहा है. अब आपको वो लाइन याद आएगी बेटा. ओके. नेक्स्ट, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर आईएसडी, वेदर और नॉट सेपरेटली रजिस्ट्रेशन. इसका मतलब ये हो गया कि आईएसडी पर्पस के लिए आपको अलग से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. नेक्स्ट, पर्सन हु सप्लाई गुड्स और सर्विस ऑन बिहाफ ऑफ थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर. पर्सन हु सप्लाइज गुड सर्विस थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर. बोलो बेटा, ये किसको ट्रिगर कर रहे हैं? अगर आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट में एक सप्लायर हो तो आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होगा. यस. तो जो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर के जो सप्लाई कर रहे हैं उनके थ्रू उनको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है. बट गाइस, सर्विसेज के लिए एक बेनिफिट दिया हुआ था. नेक्स्ट, सर वो सारे ई कॉमर्स ऑपरेटर जिनको टीसीएस कलेक्ट करना है ना, टीसीएस, सर दे हैव टू टेक कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन फॉर टीसीएस पर्पस. सर अगर मैंने मेरी खुद की वेबसाइट बना दी, खुद की वेबसाइट, और मैं अपनी खुद की वेबसाइट से कोई गुड्स दे रहा हूं, देन आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस बेटा. तो अगर टीसीएस की बात नहीं होगी तो मेरे को रजिस्ट्रेशन यहां पे नहीं देखना है, मेरे को सेक्शन 22 में थ्रेशोल्ड देखना है. डन. सर ऑर्डर वाला, ऑर्डर वो तो जो इंडिया में आएंगे उसको पे करना पड़ेगा, राइट. सच अदर नोटिफाइड पर्सन बट नथिंग हैज बीन नोटिफाइड. सो दिस आर द 12 कैटेगरीज जिसको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होगा. इट इज बेटर दैट आप इसको सेक्शन 23 के साथ लिंक करवा दो. चलो नेक्स्ट सर. सर क्या फॉर्म में रजिस्ट्रेशन लेना है? तो ये सबको जो फॉर्म लेना है वो है REG1, बी इट अंडर FCM और RCM, इंट्रास्टेट इंटरस्टेट सप्लाई, CTP, ISD, कंपोजिशन डीलर, ये सबको REG1 देना है. कुछ कैटेगरी के लिए डिफरेंट फॉर्म नंबर है, विच इज NRTP, TDS एंड ऑर्डर सर्विस. ये फॉर्म नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है. चलो सर नेक्स्ट. सर क्या प्रोसीजर होगा? वेरी सिंपल प्रोसीजर है सर. Every person except this persons have to file REG1. आई होप एक्सेप्ट दिस आपको क्लियर हो गया, बिकॉज इनके लिए डिफरेंट फॉर्म नंबर्स है. सो एक्सेप्ट दिस एवरी पर्सन, इसको REG1 फाइल करना है, और REG1 पोर्टल पे हम फाइल करेंगे इलेक्ट्रॉनिकली. और REG1 में सर दो पार्ट्स रहेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी. पार्ट ए में पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और किस स्टेट में रजिस्ट्रेशन चाहते हैं ये मेंशन कर देंगे, और पार्ट बी में सारी जन्म कुंडली मेंशन कर देंगे कि डायरेक्टर कौन है, पार्टनर्स कौन है, ऑथोराइज्ड ऑफिसर्स कौन है, मैं क्या क्या काम कर रहा हूं, क्या गुड्स एंड सर्विस में डील कर रहा हूं, कहां कहां से डील कर रहा हूं, वो सारी डिटेल्स हम पार्ट बी में दे देंगे. सर क्या टाइम लिमिट में देना है? तो वो लोग बोलते हैं जब भी आप लायबल टू रजिस्टर हो, बीट अंडर 22 और बीट अंडर 24, आपको विद इन 30 डेज में REG1 फाइल करना है. बट CTP और NRTP के लिए 5 days prior to the commencement of business they have to apply for registration. Done. इसका क्या इंपैक्ट गिरेगा अगर मैं 30 डेज में आ गया और नहीं आया तो सर अगर आप विद इन 30 डेज आ गए ना तो आप एक अच्छे से असेसी हो, तो हम आपका जो रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव करेंगे वो रेट्रोस्पेक्टिवली जिस दिन आपका थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया ना उस दिन से कर लेंगे. और सर अगर आप 30 डेज में नहीं आए ना तो हम रजिस्ट्रेशन का इफेक्टिव वही डेट से करेंगे जिस दिन हमने आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया. डन. सर क्या मेरे को थ्रू आउट इंडिया
थ्रू आउट इंडिया एक ही रजिस्ट्रेशन से चलेगा? नहीं बेटा, इतना तो आपको पता रहेगा, स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन है। यस। और सर अगर मैं टेरिटोरियल वाटर से सप्लाई कर रहा हूं तो मेरे को वो स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना है जहां से इट इज द नियरेस्ट बेस लाइन। रजिस्टर एट दैट स्टेट विच इज द नियरेस्ट कोस्टल स्टेट। और सर अगर एसईजेड यूनिट है, एसईजेड यूनिट, तो मुझे वो एसईजेड यूनिट को अलग से रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा मैंडेटरीली विद इन द स्टेट ही। अगर मेरे 2-3 ब्रांच है बट एक ब्रांच ऐसा है जो एसईजेड में है, तो वो एसईजेड ब्रांच को अलग रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, मैंडेटरी। ओके, नेक्स्ट, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वी हैव डिस्कस्ड। डॉक्यूमेंट क्या देना पड़ेगा सर? पैन नंबर मैंडेटरी है, बट फॉर टीडीएस डिडक्टर 10 नंबर भी चल जाएगा। और बेटा एनआरटीपी जो है ना वो फॉरेन का बंदा है, उसके पास कहां पे पैन नंबर रहेगा? तो उसको कोई और डॉक्यूमेंट्स की बेसिस पे दे देंगे। फॉरेन कंट्री का जो पैन नंबर रहेगा, फॉरेन कंट्री का टिन नंबर रहेगा, पासपोर्ट नंबर रहेगा, वो बेसिस पे दे देंगे। और सर UNWHO जो फॉरेन एम्बेसी जो इंडिया में है सर, उनका पर्पस क्या है? वो इंडिया में आ रहे हैं बट यहां पे उन पे जीएसटी नहीं आना चाहिए। गवर्नमेंट भी ऐसा बोल रहा है कि आप जो परचेज करते हो, आपके परचेजेस पे आपने जो जीएसटी पे किया रहेगा हम आपको रिफंड कर देंगे। और सर रिफंड करना है ना, उनको तो परचेजेस पे रिफंड करना है, तो सर कुछ तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। सो द रजिस्ट्रेशन इज यूनिक आइडेंटिटी नंबर। तो इनको जो रजिस्ट्रेशन है वो यूनिक आइडेंटिटी नंबर दिया जाएगा। क्यों दे रहे हैं? बिकॉज सर जो परचेस करते हैं उस पर रिफंड लेना है। तो सर क्या ये लोग रिटर्न्स फाइल करेंगे? नहीं नहीं। क्या ये लोग रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे? नहीं, बिकॉज दे आर नॉट कंसिडर एज रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी। वो जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है सर। ओके, बट बी वेरी क्लियर, जो सप्लायर यूआईएन को सप्लाई करता है वो इसे B2B सप्लाई दिखाएगा। इवन दो दे आर नॉट रजिस्टर्ड पर्सन ना, वो ये सप्लाई को B2B दिखाएगा। गवर्नमेंट ये सप्लायर को मैंडेटरी ऐसे बोलता है कि आप इसे B2B दिखाओ, और B2B दिखाएगा। और जहां पे B2B दिखाएगा ना, वहां पे इंस्टेड ऑफ GSTN नंबर ऑफ द रेसिपिएंट ही विल मेंशन द यूआईएन नंबर ऑफ द रेसिपिएंट। क्रॉस चेक हो जाएगा बेटा। और ये जो यूआईएन है ये थ्रू आउट इंडिया के लिए एप्लीकेबल होगा, स्टेट वाइज अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है, थ्रू आउट इंडिया एप्लीकेबल होगा। ओके सर, ओके, नेक्स्ट। सर अगर मेरी विद इन द स्टेट, अब बहुत बार हमने ये सब डील कर दिया है सर, विद इन द स्टेट अगर मेरे पास मल्टीपल ब्रांचेस है तो क्या मुझे रजिस्ट्रेशन करवाने की, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत है? नो, यू कैन ऑपरेट फॉर वन रजिस्ट्रेशन, बट इफ यू वांट टू टेक डिफरेंट रजिस्ट्रेशन तो आप ले सकते हो, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। पहले ऐसा होता था कि अगर आपका डिफरेंट बिजनेस वर्टिकल है तो आपको डिफरेंट रजिस्ट्रेशन लेना है, बट अब वो लोग ने क्या कर दिया, अगर आपकी डिफरेंट प्लेस ऑफ प्रीमाइस है तो आप 2 रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, इवन दो सेम बिजनेस वर्टिकल। मीनिंग देयर बाय मीनिंग देयर बाय if I have a chemist shop in Mumbai and I have a chemist shop in Pune, दोनों महाराष्ट्र में ही है, I can obtain 2 different registration if I want to। बट सर अगर एक ही प्रीमाइस से अगर आप 2 काम कर रहे हो विद द सेम पैन नंबर, तो फिर आपको 2 रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, आपको एक ही रजिस्ट्रेशन मिलेगा। तो a person is engaged in selling desktop as well as mobile phone from the same shop, बट आप एक ही शॉप से कर रहे हैं ना, तो उसे 2 रजिस्ट्रेशन नहीं मिल सकता। और
अगर आपने विद इन द स्टेट 2 रजिस्ट्रेशन लिया है, इन दैट केस यू विल बी डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन और इंट्रा स्टेट स्टॉक ट्रांसफर पे भी जीएसटी आएगा। और अगर ऐसा है और अगर आपको कंपोजिशन स्कीम में जाना है तो कंपोजिशन स्कीम की कंडीशन आपको याद आती रहेगी। कंपोजिशन स्कीम इज पैन इंडिया बेसिस, तो आप एक ब्रांच भी जा रहे हो ना तो सारी ब्रांचेस जाएंगे तो ही आपको कंपोजिशन स्कीम मिलेगा, और एक ब्रांच भी बाहर निकल गया तो सारी ब्रांचेस बाहर निकल जाएगी। ये सब कुछ आपको रूल 11 में मेंशन किया हुआ है। डन गाइस, चलो नेक्स्ट। very important point, very important amendment also, authentication of registration। और सर ये पॉइंट क्यों लाया गया पहले ये समझ लो यार। जीएसटी में क्या होते थे ना बेटा, मैं किसी के भी नाम पे मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर देता था, ठीक है, फेक। और आपको पता ही है कोई अपने ड्राइवर के नाम पे करवा सकता है, कोई किसी के मेड के नाम पे करवा सकता है, किसी के रिलेटिव के नाम पे करवा सकता है। वो डिफरेंट कंपनीज वो लोग ऑपरेट करते थे, ठीक है। अब एक ही प्लेस ऑफ प्रीमाइस तो कुछ भी डाल देते हैं बेटा। तो ये जो डिफरेंट प्रीमाइसिस से वो लोग काम करते थे ना, उनका बेसिक पर्पस क्या होता था, एक किसी को माल देगा, एक्स वाई को देगा, वाई जेड को देगा, जेड ए को देगा, और ये ना माल बेटा टेक्निकली ये माल कभी घूमता ही नहीं है, सिर्फ इनवॉइसेस घूमती है बिकॉज आईटीसी घूम रहा है। और ऐसे केसेस में वो लोग फेक इनवॉइसिंग और ये सब करते थे जहां पे आईटीसी घूमता था, और फिर अल्टीमेटली ये लोग बहुत सारा रिफंड लेते थे। तो ये सब एक मॉडस ऑपरेंडी होता था। अब गवर्नमेंट क्या बोलता है कि हमने आपका डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे आपको रजिस्ट्रेशन दे दिया, और गवर्नमेंट के पास एक पॉइंट होता था, एक पावर होता था कि अगर वो लोग फिर कभी फिजिकल वेरिफिकेशन करना चाहे तो वो कर सकते हैं। तो वो लोग क्या करते थे ना, आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए, आपको रजिस्ट्रेशन मिल गया, फिर कितने ऑफिसर ऐसे रहेंगे जो फिजिकल वेरीफाई करने आएंगे? कभी कुछ गफला लगता रहेगा तो ही करने आएंगे, वरना तो वो आएंगे ही नहीं। तो ऐसा होता था बेटा प्रैक्टिकली। तो अब वो लोग ने क्या कर दिया है, अब वो लोग ने ऐसा पॉइंट बोल दिया है कि जब तक आपका फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होगा ना, तब तक हम आपको रजिस्ट्रेशन देंगे ही नहीं। और सर क्या फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना ही पड़ेगा? देखो सिंपल क्या बात है, आप ना आधार दे दो, आधार दे दोगे मतलब ये फिजिकली वेरीफाइड हो चुका है, हम ऐसा मान लेंगे। बट अगर आप आधार नहीं दोगे ना तो हमें आपके प्रीमाइस में आना पड़ेगा when you are there and only then we will give you registration। तो बेटा आधार ऑथेंटिकेशन हैज बीन मेड मैंडेटरी। अच्छा, अब इसके रिलेटेड वो लोग 4 सेक्शंस लेके आए हैं। वी हैव सेक्शन 25 6A to 6D। 6A किसको ट्रिगर कर रहा है? 6A वो पर्सन को ट्रिगर कर रहा है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन है, जिन्होंने ऑलरेडी जीएसटीएन नंबर ले लिया है। अब ऑलरेडी जीएसटीएन नंबर ले लिया है तो वो लोग बोलते हैं कि उनको भी आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, और अगर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाया तो फिर इसको वेरीफाई किया जाएगा बाय ऑल्टरनेट वायबल मींस विच विल बी नोटिफाइड। बट प्रॉब्लम इज ये अभी तक नोटिफाइड नहीं है। तो सेक्शन 25 6A जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन के लिए है ना, वो अभी तक इफेक्टिव नहीं किया गया बिकॉज इट हैज नॉट बीन नोटिफाइड येट। और अगर आपने नहीं किया और ऑफिसर को गुस्सा आया तो क्या करेंगे बेटा? आपका वो रजिस्ट्रेशन इनवैलिड बोल देंगे और बोलेंगे कि हम तो ऐसे मानेंगे जैसे आपने रजिस्ट्रेशन कभी लिया ही नहीं था। मतलब बेटा अनरजिस्टर्ड पर्सन गिनेंगे आपको। और अनरजिस्टर्ड पर्सन को क्या आईटीसी मिलता है? नो सर। तो आपकी टैक्स लायबिलिटी तो इंटैक्ट रखेंगे बट आपको कोई आईटीसी बेनिफिट नहीं देंगे, पूरी टैक्स लायबिलिटी आपसे रिकवर की जाएगी, ठीक है।
ये क्यों लाया गया तो मैंने ये भी बोल दिया, आपको रीजन भी दे दिया यहां पे, फेक इनवॉइसिंग और फ्रॉडुलेंट पासिंग ऑफ आईटीसी को रोकने के लिए। नेक्स्ट, वी हैव सेक्शन 25(6)(b) एंड 6(c). 25(6)(b) किसको टारगेट कर रहा है सर? 25(6)(b) इज टारगेटिंग इंडिविजुअल एंड 25(6)(c) इज टारगेटिंग एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल। बाकी सारे कैटेगरी आ गए। इनके लिए वो लोग बोलते हैं कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए तो प्लीज ऑथेंटिकेशन करवाओ या आधार नंबर का प्रूफ दे दो। और सर ये ऑथेंटिकेशन कौन करेंगे? तो सर इंडिविजुअल के केस में तो बेटा इंडिविजुअल ही कर लेगा, बट सर अगर कंपनी है तो कौन करेंगे? तो कंपनी है तो मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर्स करेंगे, कर्ता करेगा, पार्टनर करेगा। ये कैटेगरीज ऑफ पीपल हैव टू फर्निश देयर आधार नंबर। सर कब प्रोवाइड करना है? तो जैसे ही आप REG1 का पार्ट बी सबमिट करते हो, ड्यूरिंग दैट टाइम आपको आधार नंबर मेंशन करना है। और अगर आपने वहां पे लिख दिया लेटर या मेरे पास नहीं है, इन दैट केस आपका फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा और फिर ही रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे। तो इसके लिए वो लोग क्या बोलते हैं, वेर अ पर्सन फेल्स टू अंडरगो ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर एज स्पेसिफाइड अबाउ, द रजिस्ट्रेशन शैल बी ग्रांटेड ओनली आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन द प्रेजेंस ऑफ द पर्सन। क्या टाइम लिमिट में करना है सर? 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। सर 60 डेज में करना है, बट सर जीएसटी का लॉ तो ऐसा बोलता था ना कि सर मैं जैसे ही REG एप्लीकेशन कर दूं, मुझे उसके 3 दिन में, अगर कोई इश्यू नहीं है 3 दिन में तो मेरे को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए। तो सर यहां पे 3 डेज का टाइम लिमिट नहीं चलेगा। यस, वो लोग ने यहां पे क्लियर कर दिया, देखो नोट, टाइम लिमिट ऑफ 3 डेज फॉर डीम्ड रजिस्ट्रेशन विल नॉट अप्लाई। ओके सर, विद इन 60 डेज वो लोग मेरे पास आए, मेरी प्रीमाइस वेरीफाई कर दी, इसका वो लोग एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे। प्रॉपर ऑफिसर शैल सबमिट, मैंडेटरी है, शैल सबमिट द वेरिफिकेशन रिपोर्ट अलॉन्ग विद अदर डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग फोटोग्राफ्स within a period of 15 working days. Do remember this time limit guys. 60 days में वो लोग आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन, प्रीमाइस की फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे और उसके नेक्स्ट 15 वर्किंग डेज में दे हैव टू अपलोड अ रिपोर्ट इन REG 30 इंक्लूडिंग फोटोग्राफ्स। और सर इनके अलावा किसी को करना पड़ेगा नहीं, इनके अलावा किसी को नहीं करना है। तो इसके लिए वो लोग ने एक नोटिफिकेशन डाल दिया है सेक्शन 25(6)(d) में कि और किन किन लोगों को ऑथेंटिकेशन नहीं करवाना। तो वो लोग बोलते हैं पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इसको ऑथेंटिकेशन नहीं करवाना है बिकॉज इसके पास आधार नहीं होगा, एंड एनी अदर पर्सन अदर देन दिस कैटेगरीज। Guys, are we clear with section 25(6)(a) to 6(d) guys? Very important. चल, okay guys, what's next? Sir, what is the procedure for registration? Very quickly sir, ये जो एप्लीकेंट है कोई भी आइदर 22 है या 24 है या वॉलंटरी ले रहा है, वो REG1 फाइल करने वाला है। REG1 में अपने पास 2 पार्ट है, तो वो पार्ट ए फाइल करेगा जिसमें पैन अकाउंट डिटेल्स, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, स्टेट, कौन से स्टेट में उसे रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो वो जो स्टेट यहां पे मेंशन करेगा पार्ट ए में, पहले 2 डिजिट्स वो स्टेट कोड उसे मिल जाएंगे। उसने पोर्टल पे फाइल कर दिया। अब ये पोर्टल पैन अकाउंट, मोबाइल नंबर और ये सब OTP के थ्रू और CBDT के डेटाबेस से वो वैलिडेट कर लेंगे। एंड आफ्टर वैलिडेशन उसे एक टेम्पररी रेफरेंस नंबर TRN नंबर दे देंगे that yes these things have been validated। उसके बाद वो ये नंबर के थ्रू पार्ट बी ओपन करेगा और पार्ट बी से वो सारे डॉक्यूमेंट्स और सारी डिटेल्स जो रहेगी वो सब कुछ अपलोड कर देगा। अच्छा, अब
अगर वो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो बेटा पार्ट बी के टाइम पे उसे आधार ऑथेंटिकेशन भी करना पड़ेगा, और अगर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करेगा तो फिजिकल वेरिफिकेशन उसकी प्रीमाइस की होगी, एंड वो ऑफिसर ओनली आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन उसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देगा। बट ठीक है, एक बार अगर आधार उसके पास नंबर है, उसने आधार ऑथेंटिकेशन कर दिया, वेल एंड गुड। अब ऑफिसर ये पोर्टल इसे REG2 दे देगा, विच इज एन एक्नॉलेजमेंट कि हाँ हमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स मिल चुके हैं। अब वो लोग चेकिंग करेंगे, और याद आ रहा है आपको इसकी प्रोसीजर? वेरी सिंपल इट वॉज। सर ऑफिसर के पास क्या टाइम लिमिट थी? सर 3 डेज। अगर 3 दिन में सब कुछ प्रॉपर है तो REG6 दे देंगे, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो लोग फॉर सम which can be for some information, for some clarification, for some documents, तो वो लोग REG3 इश्यू कर देंगे, which is a notice। तो देखो विद इन 3 डेज उसे REG6 मिल जाएगा, या फिर फॉर दिस उसे REG3 मिलेगा। और असेसी के पास क्या टाइम लिमिट है? असेसी के पास 7 दिन का टाइम लिमिट है, वो 7 दिन में इसका रिप्लाई फाइल करेगा REG4 में। ओके, सो असेसी फाइल द रिप्लाई। अब ऑफिसर को चेकिंग करनी है, ऑफिसर के पास अब 7 दिन का टाइम है। 7 दिन में अगर ऑफिसर ने चेक करके बोला हाँ सब कुछ प्रॉपर है, वी आर अप्रूविंग इट, तो ठीक है आपको REG6 मिल जाएगा। या फिर ऑफिसर बोलेगा नहीं नहीं यार प्रॉपर नहीं है, अभी भी कुछ क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड है, या फिर आपने 7 दिन में रिप्लाई नहीं किया, तो फिर वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे REG5 में। ओके सर, स्टार्टिंग में ऑफिसर के पास 3 दिन का टाइम था, आइदर टू गिव REG6 और टू इश्यू REG3, बट ऑफिसर ने कुछ भी नहीं किया। सर ऑफिसर आर्टिकल के तरह रहा, उसने कुछ काम नहीं किया, तो बेटा डीम टू बी अप्रूव्ड का कंसेप्ट भी होता था। यस, सेम प्रिंसिपल विल अप्लाई फॉर दिस 7 डेज ऑल्सो। तो मैं सिंपल इतना याद रखने से बेटर एक टेबल सिंपल बना दिया है अपने को। बेटा अगर वो लायबल टू रजिस्टर है ये दिन से, तो एप्लीकेशन करनी है, असेसी को 30 डेज का टाइम लिमिट मिलेगा, ऑफिसर को 3 दिन में आइदर सर्टिफिकेट देना है या नोटिस इश्यू करनी है, वरना डीम रजिस्टर्ड। आपको रिप्लाई करना है 7 दिन में, और उसके बाद ऑफिसर को चेकिंग के लिए 7 दिन का टाइम मिलेगा, नहीं किया तो डीम टू बी अप्रूव्ड, बात खत्म। +30 +3 +7 +7 खत्म। और जो ये +3 और ये +7 है, वहां पे डीम्ड रजिस्ट्रेशन का कंसेप्ट है। डन। सर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो मिलेगा REG6 में, इट इज अ 15 डिजिट नंबर, पहले 2 डिजिट स्टेट है, फिर पैन है, फिर एंटिटी कोड है, और एक चेकसम कैरेक्टर है, ये अपने को पता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहां पे सारे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस सब कुछ मेंशन करेंगे। नेक्स्ट, कब से ये इफेक्टिव है? तो अगर आपने टाइम लिमिट में 30 डेज में एप्लीकेशन की है तो रेट्रोस्पेक्टिव आपका इफेक्ट रखेंगे, अगर आपने लेट किया हुआ है तो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जब से मिलेगा तब से इफेक्टिव रखेंगे। डन सर, डीम्ड रजिस्ट्रेशन का पॉइंट वी आर डन, फिजिकल वेरिफिकेशन वी आर डन, दिस इज इंपॉर्टेंट गाइस। इफेक्टिव डेट हो गया बेटा अपना। नेक्स्ट पॉइंट बहुत सिंपल है गाइस, दिस इज जहां पे भी उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, विच इज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, वहां पे एक डिस्प्ले बोर्ड पे उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा कि मैं GST में रजिस्टर्ड हूं। ठीक है सर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन, बैंक अकाउंट की डिटेल्स। सर असेसी को रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अगर बैंक अकाउंट की डिटेल्स अगर नहीं देनी है, उसको सब्सिक्वेंटली देनी है, तो वो सब्सिक्वेंटली क्या टाइम लिमिट में ही हैज टू गिव इट। तो उन्होंने टाइम लिमिट डाला है विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन और द डेट ऑन विच ही इज रिक्वायर्ड टू फर्निश हिज रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। तो आइदर विद इन द नेक्स्ट 45 डेज, या फिर जब आप रिटर्न, उसके पहले कुछ रिटर्न होगा, तो वहां तक का टाइम लिमिट है आपके पास। और सर अगर मैंने फिर भी नहीं की, अगर मैंने बैंक अकाउंट की डिटेल्स नहीं दी, तो वो लोग के पास पावर है टू कैंसल द रजिस्ट्रेशन। अच्छा, ये बैंक अकाउंट की डिटेल्स किसे देनी है? तो वो लोग बोलते हैं अदर देन TDS कलेक्टर, TCS कलेक्टर, या फिर सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन अगर हुआ है
तो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट ऑल्सो गाइस, दे कैन कंफ्यूज यू विद दिस ऑल्सो कि एक टीडीएस डिडक्टर है, उसने रजिस्ट्रेशन लिया, उसने बैंक अकाउंट की डिटेल्स नहीं दी, अब क्या होगा? बेटा कुछ नहीं होगा, टेंशन नहीं है, टीडीएस डिडक्टर का रजिस्ट्रेशन है। बट हाँ, अगर ये नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन होता और अगर ये किया रहता तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। डन। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट इज सीटीपी एंड एनआरटीपी। सर बहुत टाइम हमने किया हुआ है सीटीपी एनआरटीपी, मैं क्विकली सारे पॉइंट्स आपको रिवाइज करा देता हूं। दोनों को सर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, थ्रेशोल्ड नहीं देखा जाएगा एक्सेप्ट फॉर दैट सीटीपी ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स। ठीक है सर। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन कब लेना है? सो प्रायर 5 days prior to the commencement of business they have to obtain they have to file a registration application. I repeat, registration की एप्लीकेशन एटलीस्ट 5 days prior to the commencement of business ये करनी है। जब भी वो रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन करेंगे दे हैव टू से कि उनकी एडवांस टैक्स की उसकी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी कितनी रहेगी। तो वो लोग कितना दूसरे स्टेट में लेके आके बेचना चाहते हैं, तो उनकी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी जो भी रहेगी ना, माइनस जो ग्रॉस माइनस आईटीसी जो भी रहेगा वो उनको पे करना पड़ेगा। और उनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जब भी देंगे बेटा तब मैक्सिमम 90 डेज के लिए देंगे। आइदर उसने रजिस्ट्रेशन के एप्लीकेशन में ही एक लेस डेट लिखी है, ठीक है, तो उस दिन तक का दे देंगे, और मैक्सिमम हम उसे 90 डेज तक देंगे। तो पीरियड स्पेसिफाइड इन द एप्लीकेशन और 90 डेज विच एवर इज अर्लियर। सर अगर एक्सटेंड करना है तो एक्सटेंड करना है तो फर्दर 90 डेज का कर सकते हैं, बट उसके बाद नहीं। सो इफ देयर इज एन एग्जीबिशन विच इज अ लॉन्ग टर्म फॉर मोर देन 180 डेज तो आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन ही लेना पड़ेगा। और सर ये दोनों पर्सन के लिए कंपोजिशन स्कीम जो था वो अवेलेबल नहीं है। ओके सर, रजिस्ट्रेशन जो लेंगे कैन आई से सीटीपी के पास पैन नंबर होगा तो पैन बेस एप्लीकेशन हो जाएगा, बट एनआरटीपी के पास पैन नंबर नहीं है तो उसको कोई अदर डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे देंगे। डन। यस सर, रजिस्ट्रेशन का फॉर्म सर इसके पास तो REG 1 फाइल करवा देंगे जिसमें पार्ट ए पार्ट बी सब कुछ है। बेटा इंडिया का पर्सन है, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म समझेगा उसको, बट बेटा ये बाहर का बंदा है, उसे थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म रखना पड़ेगा, इसके लिए वी यूज REG 9। नेक्स्ट सर, CTP हैज to undertake the transaction in the course or furtherance of business, but the business criteria is not relevant when I say NRTP. नेक्स्ट सर, जब रिटर्न्स की बात करेंगे तो CTP GSTR 1, 2, 3 सब समझेगा कॉम्प्लिकेटेड, बट NRTP को सर GSTR 5 एंड बोथ द पर्संस, बिकॉज ये लोग 1 साल का रजिस्ट्रेशन लेते ही नहीं है तो इनको एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है सर। और आईटीसी की जब मैं बात करूं तो सीटीपी को सारे आईटीसी मिलेंगे बिकॉज वो इंडियन पर्सन है। एनआरटीपी को वो जो गुड्स अपने साथ लेके आया जिसमें कस्टम ड्यूटी पे किया है उसका ही क्रेडिट मिलेगा और किसी का क्रेडिट नहीं मिलेगा सर उसको, बाकी सारे ब्लॉक क्रेडिट है। डन सर, डन। सो एक बार आप ये देख लो गाइस, इट इज वेरी सिंपल एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। This is for CTP and this is for NRTP. Done? Sure. Next, we have next concept is suo motu registration. suo motu registration मतलब सर असेसी को रजिस्ट्रेशन लेना था, he was liable to take registration but असेसी फिर भी नहीं ले रहा है। ऑफिसर को गुस्सा आया, ऑफिसर बोलेगा क्यों नहीं ले रहे बे, तेरे को मैं डीम्ड रजिस्टर करवा देता हूं, तो ऑफिसर ने डीम्ड रजिस्ट्रेशन करवा दिया, दैट इज सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन। और ऑफिसर जब भी करवाएगा वो परमानेंट बेसिस पे नहीं होगा बेटा, वो टेम्पररी बेसिस पे होगा। एंड ये जनरली कभी मिलता है जब ऑफिसर ने कभी सर्वे किया रहेगा, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कुछ हुआ रहेगा, वो टाइम पे वो ऑपरेशंस में ये पता चलेगा। ओके सर, अगर रजिस्ट्रेशन कर दिया तो फिर ठीक है ना, फिर मैं अब कोई डॉक्यूमेंट्स दूंगा ही नहीं। ऑफिसर बोलेगा नहीं रे, तेरे को टेम्पररी बेसिस के लिए किया था, अब तू तेरा जो रजिस्ट्रेशन है उसे परमानेंट कर। मतलब अगर असेसी टू एक्नॉलेज कर रहा है कि यू आर लायबल टू रजिस्टर, देन यू हैव टू फाइल एन REG एप्लीकेशन, यू हैव टू सबमिट ऑल द डॉक्यूमेंट्स, बिकॉज हमारे पास आपके लिए कोई डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं।
तो आप अब इसका नॉर्मल प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करवाओ। सर क्या टाइम लिमिट में करना है? अगर असेसी इसको एग्री कर रहा है ना, तो फिर विद इन 90 डेज उसे करना है। सर अगर मैं इसको एग्री नहीं करूं तो, ये ऑर्डर जो आ गया मेरे पास टेम्पररी रजिस्ट्रेशन ऑर्डर, मैं इसको अग्री नहीं करूं तो ठीक है ना सर, असेसी अपील में जाएगा, और अपील में अगर केस जीत गया तो बात तो खत्म हो गई, और अगर केस हार गया तो केस हारने पे एक ऑर्डर आएगा, अपील का जो ऑर्डर आएगा, उसके नेक्स्ट 30 डेज में उसे रजिस्ट्रेशन करवाना है। टाइम लिमिट इंपॉर्टेंट। और एक पॉइंट गाइस याद आएगा आपको, सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन ने टेम्पररी बेसिस पे ऑफिसर ने रजिस्टर्ड तो करवा लिया, बट बैंक अकाउंट की डिटेल्स हमने नहीं दी है अभी तक, चलेगा? याद आ गया ये पॉइंट? यस। नेक्स्ट सर, टीडीएस टीसीएस, ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए सर हम रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, ये और ऑर्डर, तो एप्लीकेशन के फॉर्म्स आर डिफरेंट गाइस, डजंट मैटर। टीडीएस टीसीएस के केस में गाइस, केस ऐसा हो सकता है कि उसका जो बिजनेस है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, दैट माइट बी इन महाराष्ट्र, ठीक है, बट उसकी देयर माइट बी ऑपरेशंस इन अदर स्टेट्स ऑल्सो, जहां पे कोई फिजिकल प्रेजेंस उसका नहीं है, तो सर दूसरे स्टेट में भी मुझे रजिस्ट्रेशन तो लेने पड़ेंगे टीडीएस टीसीएस के लिए। यस, तो इनके लिए वो लोग ने एक रिलैक्सेशन क्या किया हुआ है कि वो लोग को बोला है कि आप जब पार्ट ए फाइल करो, तो पार्ट ए में जो स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए वो स्टेट का डिटेल्स डाल दो। लेट सपोज यू आर इन महाराष्ट्र, यू वांट टू टेक रजिस्ट्रेशन इन गुजरात, तो पार्ट ए में गुजरात डाल दो, और पार्ट बी में जहां पे आपकी फिजिकल प्रेजेंस की बात करेंगे तो वहां पे यू कैन राइट डाउन योर महाराष्ट्र एड्रेस इटसेल्फ। So this is very important point for TDS and TCS guys. Next, ऑर्डर वाले के लिए, ऑर्डर तो वाला वो बाहर वाला बंदा था बेटा, वो REG 10 में फाइल करेगा। सर वो बाहर वाला बंदा है बट उसके कस्टमर यहां पे है, तो इंडिया में वो लोग को रजिस्टर करके पे करना पड़ेगा। सर किस स्टेट में रजिस्टर करें, किस स्टेट में? तो इसके लिए वो लोग एक ऑप्शन दिया था कि आप क्या करो, आप बेंगलोर में रजिस्टर करवा लो, ठीक है, यू कैन अप्लाई योर रजिस्ट्रेशन हियर, टेक रजिस्ट्रेशन ओवर हियर। ओके सर। नेक्स्ट, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्संस, यू ऑलरेडी नो गाइस, 4 कैटेगरी। 4 कैटेगरी कौन कौन से? सर दूसरे स्टेट में मेरी ब्रांच है, रजिस्टर्ड है, 1 कैटेगरी। सेकंड, सर दूसरे स्टेट में ब्रांच है, अनरजिस्टर्ड है, वो भी डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन है। थर्ड, विद इन द सेम स्टेट मेरी ब्रांच है और मैंने डिफरेंट रजिस्ट्रेशन ऑप्ट किया है, दैट इज थर्ड कैटेगरी। एंड फोर्थ, फॉरेन ब्रांचेस। डन। नेक्स्ट, डीम्ड रजिस्ट्रेशन वी आर ऑलरेडी डन विथ। नेक्स्ट वी हैव इज अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सर जब अमेंडमेंट की बात करें, मैंने रजिस्ट्रेशन एक बार ले लिया बट कुछ चेंजेस होते थे, तो कुछ चेंजेस है तो मेरे को रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन करनी पड़ेगी, और आफ्टर एप्लीकेशन ऑफिसर चेक करेगा, चेक करने के बाद वो इश्यू रहेगा, कुछ नोटिस रहेगा तो नोटिस दे देगा, फिर मैं रिप्लाई फाइल करूंगा, फिर उसका भी चेकिंग होगा, अल्टीमेटली अमेंड होगा। अच्छा, अब इसमें वो लोग बोलते हैं कि देखो डिटेल्स, आपकी जो अमेंडमेंट है ना वो 2 कैटेगरी की होती है। एक जो कैटेगरी होती है वो है कोर अमेंडमेंट्स, तो जो कोर अमेंडमेंट है इसमें अभी जो हमने डिस्कस किया वो प्रोसीजर फॉलो होगा। जो नॉन कोर अमेंडमेंट्स है, जैसे मोबाइल नंबर चेंज करना, ईमेल आईडी चेंज करना, कौन से गुड सर्विस में डील कर रहे हो ये चेंज करना, ये केस के लिए ऑफिसर की चेकिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन कर दी, इट इज डीम्ड टू बी अमेंडेड। हाँ, और अगर कुछ अमेंडमेंट्स ऐसी है जहां पे पैन नंबर ही बदल रहा है, देन यू हैव टू टेक अ फ्रेश रजिस्ट्रेशन। जैसे सर एक पार्टनरशिप फर्म थे, देयर वर 2 पार्टनर्स, और एक पार्टनर सर मर गया, तो कहना इसे कंपल्सरी डिसोल्यूशन, यस, पैन नंबर विल चेंज, तो यू हैव टू ऑब्टेन अ फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर दैट पॉइंट। और कौन कौन से कोर एरिया अमेंडमेंट्स है बेटा? तो अगर मेरा लीगल नेम चेंज हो रहा है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस या एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में अगर कुछ चेंजेस है, अगर पार्टनर्स या डायरेक्टर्स में कुछ चेंजेस है, या जो पर्सन डे टू डे अफेयर्स कर रहा है उसमें कुछ चेंजेस है, तो ये डिटेल्स आर कोर एरिया अमेंडमेंट। आप एप्लीकेशन करोगे,
अच्छा, आप एप्लीकेशन कब तक करनी है आपको? तो जब अमेंडमेंट हुआ उसके नेक्स्ट 15 डेज में आपको एप्लीकेशन करनी है सर। सर ऑफिसर के पास क्या टाइम लिमिट है? ऑफिसर के पास 15 डेज की टाइम लिमिट है। 15 डेज में अगर कुछ नहीं किया तो यू आर डीम्ड रजिस्टर्ड। सर अगर 15 डेज में उसने नोटिस भेज दिया तो असेसी को क्या टाइम लिमिट में रिप्लाई करना है? 7 डेज। और आपने अगर 7 डेज में रिप्लाई किया उसके बाद ऑफिसर के पास अगेन 7 डेज का टाइम लिमिट मिलेगा टू चेक एल्स डीम्ड रजिस्टर्ड, डीम्ड अमेंडेड, डीम्ड अमेंडेड। नेक्स्ट, वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोटिस, व्हाट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ अमेंडमेंट? सर इफेक्टिव डेट ऑफ अमेंडमेंट तो जब अमेंडमेंट हुआ तब से ही हो जाएगा ना, अगर मैं टाइम लिमिट में किया तो? नहीं नहीं नहीं, यहां पे वो लोग बोल रहे हैं कि आप जब भी अप्लाई करोगे तब से इफेक्टिव रहेगा। ओके सर। नेक्स्ट वी हैव सेक्शन 29, कैंसलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। सर असेसी कब कब चाहेगा? तो असेसी जब चाहेगा दैट इज 29(1), और ऑफिसर कब आपको निकाल देगा? दैट इज 29(2). असेसी कब चाहेगा? 1, जब उसने बिजनेस ही ट्रांसफर कर दिया। अब अगर बिजनेस ही ट्रांसफर कर दिया, अमेलगमेशन, मर्जर, डीमर्जर, ये केसेस है, इन दैट केस जो अमेलगमेटेड कंपनी है वो तो नया रजिस्ट्रेशन लेगा, जो अमेलगमेटिंग कंपनी है उसका रजिस्ट्रेशन बेटा कैंसिल करना पड़ेगा। वैसे ही अगर मैं बोलूं एक सोल प्रोप्राइटर था और वो सोल प्रोप्राइटर मर गया, इन सक्सेशन उसका कोई लीगल हेयर बिजनेस रन कर रहा है, तो बेटा पुराना रजिस्ट्रेशन तो कैंसिल करना पड़ेगा, वो यहां पे आएगा। सर पार्टनरशिप फॉर्म थे, एक पार्टनर मर गया, वो यहां पे आ जाएगा। और सर अगर एक टैक्सेबल पर्सन है who is no longer liable to be registered, who is no longer liable to register, मतलब सर कभी कभी क्या होता है कि सेक्शन 22 या 24 में वो लोग कुछ बेनिफिट देते, कभी कभी थ्रेशोल्ड बढ़ा देते, और अगर थ्रेशोल्ड बढ़ा दिया एंड आई एम नॉट लाइबल टू रजिस्टर्ड, इन दैट केस मैंने अगर रजिस्ट्रेशन ले लिया है तो मैं कैंसलेशन के लिए जा सकता हूं। ओके, एंड नेक्स्ट सर ऑफिसर कब निकालेगा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, 29(2) वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफिसर कौन कौन से केसेस में वो निकाल देगा आपको? अच्छा, और वो जब भी निकालेगा तो वो प्रोस्पेक्टिव भी निकाल सकता है और रेट्रोस्पेक्टिवली भी निकाल सकता है। एक, आपने जो प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर किया है वो प्लेस ऑफ बिजनेस से आप काम ही नहीं कर रहे हो। सेकंड, आप फेक इनवॉइस इश्यू कर रहे हो, बेसिकली यू आर पासिंग ऑफ आईटीसी, एक्चुअल में सप्लाई तो कर ही नहीं रहे हो बट फेक इनवॉइस इश्यू कर रहे हो। और इफ यू कैन राइट रिमेंबर गाइस, पेनल्टीज भी हैवी थी इसमें, राइट, 122 में पेनल्टी, राइट। थर्ड सर एंटी प्रॉफिटरिंग जो था ना, मैं एंटी प्रॉफिटरिंग प्रोविजन से वायलेट कर रहा हूं, इन दैट केस ये हो सकता है। नेक्स्ट सर मैंने रजिस्ट्रेशन लिया बट मैंने बोला कि यार गवर्नमेंट को कौन रिटर्न फाइल करेगा, कौन ये सब करेगा यार, छोड़ दो ना, कौन पकड़ने वाला है, मैंने रिटर्न ही फाइल नहीं किए। बेटा अगर आप 6 कंसेक्यूटिव रिटर्न्स फाइल नहीं करते, ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। और सर अगर आप कंपोजिशन डीलर हो तो 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स के रिटर्न्स अगर आपने फाइल नहीं किए तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। सर मेरे को बैंक अकाउंट की डिटेल्स देनी थी, याद है रूल 10A, मैंने नहीं दी तो निकाल सकते हैं। मैंने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया, ऑफिसर ने बहुत वेलकम किया, मेरा ऐसा रेड कारपेट वेलकम हो गया मेरा, तो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया बट बिजनेस कभी कमेंस ही नहीं किया, 6 महीने बीत गए, मैंने बिजनेस कमेंस ही नहीं किया। ऑफिसर बोलेगा क्या टाइम पास कर रहा है यार, छोड़ निकल जा तू यहां से, निकाल देंगे। या फिर मैंने फ्रॉड के तरीके से लिया हुआ था, तो इन केसेस में ऑफिसर को गुस्सा आएगा, वो आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे। और सर बीट दिस केस और बीट दिस केस, सर मैं एप्लीकेशन कर दूं और कल से ही क्या रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा क्या? नहीं, ऑफिसर चेक करेगा बेटा कि तेरी कितनी पेंडिंग लायबिलिटीज है, तेरा क्लोजिंग स्टॉक क्या है, उस पर कितना जीएसटी बन रहा है, वो सब कुछ वो लोग चेक करेंगे कि नहीं करेंगे? यस। तो एप्लीकेशन करने से लेके कैंसलेशन ऑर्डर आने तक कहना इसे टाइम लिमिट होगी,
कुछ टाइम लगेगा, यस सर। और वो टाइम लिमिट में अगर मैं बोलूं कि यार मेरे को कुछ कुछ सप्लाई तो है ही नहीं मेरे, तो फिर क्या मेरे को नील रिटर्न फाइल करना पड़ेगा? टेक्निकली यस। तो क्या मैं सस्पेंशन के लिए डाल सकता हूं? द आंसर इज यस। सो यू कैन अप्लाई फॉर सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। और जब तक आपका आपका ये वर्किंग चल रहा है, आपका ऑफिसर जब तक ये सब चेकिंग कर रहा है, तब तक आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड रहेगा। मीनिंग देयर बाय यू आर फ्री, आपको नील रिटर्न भी फाइल नहीं करने हैं। एक बार आपका कैंसलेशन ऑर्डर आ जाएगा, कैंसलेशन ऑर्डर आने पे आपको GSTR 10 फाइनल रिटर्न फाइल करना है, तब आपका ये सस्पेंशन रिवोक किया जाएगा। यू फाइल GSTR 10 एंड देन योर कैंसलेशन इज डन। ओके, बट ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ सस्पेंशन बेटा, you have to promise that you are not making a taxable supply। बेटा अगर आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो ये पीरियड में, सस्पेंशन के पीरियड में, तो नहीं चलेगा, राइट। तो और यू कैन रिमेंबर गाइस, ऑन कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन आपका जो भी जो भी क्रेडिट्स है, जो भी क्लोजिंग स्टॉक में जो भी है, वो सारे रॉ मटेरियल हो जाए या रॉ मटेरियल इन WIP फॉर्म और इन फिनिश गुड्स फॉर्म, या फिर कैपिटल गुड्स हो जाए, उस पे एक आपको अमाउंट पेएबल आएगा एंड यू हैव टू पे दैट अमाउंट। और लास्ट में आप एक फाइनल रिटर्न फाइल करोगे इन GSTR 10। और ये कब तक फाइल करना है आपको? विद इन 3 months फ्रॉम इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसलेशन ऑफ ऑर्डर or the date of order of cancellation, whichever is earlier। either effective date of cancellation, अगर कभी रेट्रोस्पेक्टिवली किया हुआ है तो इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसलेशन पहले रहेगा और ऑर्डर ऑफ कैंसलेशन बाद में रहेगा। तो वहां से whichever is later, वहां से 3 months में करना है। ओके सर, नेक्स्ट। Next is suspension of registration, which is Rule 21A। बेसिक पॉइंट तो यही था बेटा, रूल 21A असेसी के फेवर में इश्यू किया हुआ है जनरली। और असेसी को यहां पे ऐसा बोल दिया है कि अगर आप पीरियड ऑफ सस्पेंशन के टाइम पे अगर आप कोई टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर रहे हो तो आपको नील रिटर्न भी फाइल करने की जरूरत नहीं है। और समटाइम्स ऐसे हो सकता है, जैसे आज लेट सपोज मैं 1 जून को मैं कैंसलेशन की रिक्वेस्ट डाल रहा हूं, बट मैं बोल रहा हूं मुझे कैंसलेशन चाहिए विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई। तो मैं 1 जून से लेकर 30 जून तक मैं सप्लाई करूंगा, बट 1 जुलाई से मैं सप्लाई नहीं करूंगा। इन दैट केस 1 जुलाई से आप कोई टैक्सेबल सप्लाई नहीं करोगे। तो आपको सर सस्पेंशन कब से मिलेगा? सस्पेंशन भी 1 जुलाई से मिलेगा, नॉट 1 जून। तो ये पॉइंट है वो। registration will be deemed to be suspended from date of submission of application 1 June or the date from which cancellation is sought 1 July, whichever is later। सर मैंने कैंसलेशन की रिक्वेस्ट दे दी और कैंसलेशन की रिक्वेस्ट दे दी, तो अब तो मैं टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकता सर। यस, तो मैं टैक्स इनवॉइस इशू सर मैं नहीं कर सकता, टैक्स इनवॉइस इशू ही नहीं कर सकता सर। फिर ऑफिसर ने ये जो एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट कर दी सर, तो मैं वापिस रजिस्टर्ड पर्सन ही रहूंगा, मैं सस्पेंशन मेरा निकल जाएगा, मैं रजिस्टर्ड पर्सन बन जाऊंगा। तो सर क्या रिवाइज टैक्स इनवॉइस के कंसेप्ट आ जाएंगे? द आंसर इज यस। मैंने जो इनवॉइस फिर इश्यू की रहेगी, कॉमर्शियल इनवॉइस हो सकता है, तो उसको मैं रिवाइज कर सकता हूं और फर्स्ट रिटर्न के प्रोविजंस मेरे लिए अप्लाई हो जाएंगे। एंड
लास्ट कंसेप्ट फॉर दिस। सर ऑफिसर को गुस्सा आया, ऑफिसर ने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, मैं ऑफिसर को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज एक चांस मुझे दे दो कि आपका जो ये कैंसिलेशन ऑर्डर है उसको रिवोक कर दो। तो सेक्शन 30 रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। सर ये 29(1) के केस में अप्लाई होगा या 29(2) के केस में? ओनली फॉर 29(2) के केस में। सो अ रजिस्टर्ड पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड बाय द ऑफिसर, तो वो ही कैन अप्लाई फॉर रिवोकेशन फॉर कैंसलेशन विद इन 30 days। सर अगर मैंने ये 30 days में नहीं किया तो बेटा टाइम लिमिट खत्म हो गई आपको, तो यू हैव टू डू इट विद इन द नेक्स्ट 30 days। और ऐसे केसेस हुए हैं अभी कि गवर्नमेंट ये जो टाइम लिमिट है इसको एक्सटेंड करता है बाय अ रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर। चलो ठीक है, वो तो अपने को याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सर, अगर मैंने रिटर्न्स के वजह से मैंने बहुत सारे रिटर्न्स फाइल नहीं किए थे, ऑफिसर को गुस्सा या कैंसिल कर दिया, तो सर अब मैं रिवोकेशन की एप्लीकेशन डालूंगा तो ऑफिसर बोलेगा कि भाई पहले तेरे नियत तो दिखा, तेरा नियत अच्छा है या नहीं है। मैं बोला अच्छा है यार, आई विल बी अ गुड असेसी नाउ। तो वो लोग बोलेंगे कि जो रिटर्न्स तूने फाइल नहीं किए थे पहले बेटा वो रिटर्न सारे फाइल कर, फिर मैं तेरा एप्लीकेशन एक्सेप्ट करूंगा। तो बिफोर अप्लाइंग फॉर रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन द पर्सन हैज टू मेक गुड द डिफॉल्ट। जो गलत काम किया था उसको अच्छा कर दो बेटा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वो लोग ने अभी और क्या बोल दिया है कि आपको कितने रिटर्न्स फाइल करने हैं और कब तक फाइल करने हैं। तो वो लोग ने बोला है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है हैज बीन कैंसल्ड विद प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। लेट सपोज आपने जब से रिटर्न फाइल नहीं किया है, ठीक है, तब से लेके जब तक आपका ऑर्डर ऑफ कैंसलेशन नहीं आता तब तक के रिटर्न्स आप जब भी रिवोकेशन की एप्लीकेशन फाइल करो ना उसके पहले आपको करना है। सर मैं अप्रैल से लेके लेट सपोज सितंबर तक के मैंने रिटर्न्स फाइल नहीं किए थे और ऑर्डर ऑफ कैंसलेशन आया इन द मंथ ऑफ दिसंबर, तो बेटा अप्रैल से लेके दिसंबर तक के रिटर्न्स आप जब भी रिवोकेशन की एप्लीकेशन करो आपको उसके पहले करने हैं। और सर अब मैंने रिवोकेशन की एप्लीकेशन की, ऑफिसर चेक करेगा कि हाँ चलो ठीक है तूने ये रिटर्न्स तो फाइल कर दिए हैं। अब वो चेक करेगा रिटर्न्स, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ नील रिटर्न करके कर दिया, ऐसा तो कुछ नहीं है, वो सब चेक कर देगा एक बार रिटर्न्स। वंस ही इज सेटिस्फाइड वो आपका रिवोकेशन कैंसिल करवा देगा, तो उसके लिए एक ऑर्डर पास करेगा। तो उसने ऑर्डर पास कर दिया फॉर रिवोकेशन। तो सर जब से आपका कैंसिलेशन जब से आपका कैंसिलेशन हुआ है तब से लेके जब से रिवोकेशन का ऑर्डर आ गया तब तक के रिटर्न्स आपको नेक्स्ट 30 डेज में करना है। सो आई एम जस्ट एज्यूमिंग, लेट सपोज आपने एप्लीकेशन कर दी इन द मंथ ऑफ जैन और इसका ऑर्डर आ गया इन द मंथ ऑफ मार्च, तो कहने से टिल दिसंबर आपने रिटर्न फाइल किए थे, तो बेटा दिसंबर से लेके मार्च तक के रिटर्न विद इन द नेक्स्ट 30 डेज आपको फाइल करना है। और अगर कभी ऑफिसर को गुस्सा आया और उसने रेट्रोस्पेक्टिवली आपको कैंसिल कर दिया है, इन दैट केस जब से आपने रिटर्न फाइल नहीं किए तब से लेके जब तक आपका रिवोकेशन का ऑर्डर नहीं आ जाता, बिकॉज यू हैव बीन रेट्रोस्पेक्टिवली कैंसल्ड, तो बेटा आप पोर्टल पे लॉग इन ही नहीं कर पाओगे, तो मैं रिटर्न्स भी फाइल नहीं कर पाऊंगा। ये जो मुझे को रिटर्न फाइल करना है मैं वो भी नहीं कर पाऊंगा। तो मैं ऑफिसर को बोलूंगा एक मौका दे दो, एक मौका, यू गिव मी एन ऑर्डर फॉर रिवोकेशन, पोर्टल पे एक्टिव कर दो मुझे, मैं जितने भी रिटर्न्स है ना, जितने भी रिटर्न्स सारे रिटर्न्स फाइल कर दूंगा। तो फ्रॉम द डेट ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न, जैसे अपने अर्लियर एग्जांपल में सपोज इफेक्टिवली फ्रॉम 1 अप्रैल अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ रहता, तो बेटा अप्रैल से लेके
मार्च में आपको रिवोकेशन का ऑर्डर आया, यहां तक के सारे रिटर्न्स मुझे नेक्स्ट 30 डेज में फाइल करना है। चलो गाइस नेक्स्ट, सर एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं गाइस, इसमें कौन कौन से अच्छे क्वेश्चंस है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन वेदर उदय एंटरप्राइज इज लायबल टू रजिस्टर्ड एंड इफ यस इन विच स्टेट्स। Uday Enterprises engage in supply of taxable goods in Maharashtra. It also supplies alcoholic liquor for human consumption from Nagaland. बेटा नागालैंड से नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है। इट्स टर्नओवर इन द करंट फाइनेंशियल ईयर इज 34 lakhs इन महाराष्ट्र एंड 8 lakhs इन नागालैंड। पहले तो मुझे ये बोलो कि थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी रहेगी। थ्रेशोल्ड लिमिट 40 lakhs रहेगी या थ्रेशोल्ड लिमिट कम रहेगी। महाराष्ट्र वी हैव नागालैंड ऑफ 10 lakhs। तो बेटा समझना, अगर हम नागालैंड में टैक्सेबल सप्लाई करते तो मैं बोलता था लिमिट विल बी 10 lakhs, बट बिकॉज देयर हैज बीन नो टैक्सेबल सप्लाई इन नागालैंड द थ्रेशोल्ड लिमिट विल स्टिल बी 40 lakhs। ओके, और अगर मेरा थ्रेशोल्ड लिमिट 40 lakhs है तो अब हम टर्नओवर देखेंगे 34 lakhs एंड 8 lakhs। यस सर 42 lakhs, therefore he is liable to register, but liable to register where? Only in Maharashtra. Done. सेकेंड इज प्रीटी सिंपल क्वेश्चन गाइस, सिर्फ इफेक्टिव डेट पूछ रहे हैं। थर्ड, स्टेट द टाइम पीरियड विद इन विच रजिस्ट्रेशन नीड्स टू बी ऑब्टेन्ड। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन 5 days prior to the commencement of business. Person making interstate taxable supply 30 days, within 30 days from which he is liable to register. Agent supplying goods on behalf of some other taxable person and the aggregate turnover does not exceed 40 lakhs. Doesn't matter बेटा, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। An agriculturist who is only engaged in supply of produce out of cultivation of land, section 23 is not liable to register. Done sir. Next, Mr. A has effected the following supply within the state of Rajasthan. You are required to determine whether he is liable to obtain registration. क्या क्या टर्नओवर है। एक, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ लैंड बाय द फैमिली मेंबर्स इज 35 lakhs. Second, exempt supply 6 lakhs. Third, 8.5 lakhs taxable supply. टोटल है 49 लाख 50,000। अच्छा, अब मैं बोला हूं ये, इसको आप दो तरीके से ले सकते हो। वन व्यू जो इंस्टीट्यूट व्यू क्या लेता है कि अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के साथ साथ कोई और सप्लाईज भी है तो टोटल एग्रीगेट कर दो, और एग्रीगेट है 49.5 lakhs, देयरफॉर ही इज लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन। सेकेंड व्यू ऐसा आता है कि अगर वो लोग ने सेक्शन 23 में ऐसा लिखा है कि टू द एक्सटेंट ऑफ दिस, तो हम क्या देखेंगे बेटा, इसको छोड़ के क्या वो लायबल टू रजिस्टर था। सर इसको छोड़ के अगर करेंगे तो 14.5 lakhs है, देन ही इज नॉट लायबल टू रजिस्टर, तो इसके वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए बेटा। तो एक ये व्यू भी पॉसिबल है, सिंस द वर्ड यूज इन सेक्शन 23 इज to the extent he is not liable to register to the extent of cultivation of produce. तो ये व्यू भी पॉसिबल है। However, इंस्टीट्यूट इज फॉलोइंग दिस व्यू, हम ये व्यू ले लेंगे। नेक्स्ट, सर वी हैव सप्लायर ऑफ गुड्स, स्पेसिफाई वेदर द सप्लायर ऑफ गुड्स और वेदर आपको ये सप्लाई बोलना है कि ये सप्लायर ऑफ गुड्स है या सर्विस है, एंड देन यू हैव टू स्पेसिफाई व्हाट इज अ थ्रेशोल्ड लिमिट। रेलेवेंट स्टेट क्या है, महाराष्ट्र। तो बेटा वो सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है हैविंग टर्नओवर ऑफ 36 lakhs एंड इंटरेस्ट इनकम विच इज एग्जेम्प्ट ऑफ 6 lakhs। तो बेटा इसे एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स बोला जाएगा। यस सर। थ्रेशोल्ड कितना हो जाएगा सर, टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर इज 42 lakhs, देयरफॉर ही इज लायबल टू रजिस्टर। सेकेंड, सप्लायर ऑफ गुड्स 38 lakhs, अदर एग्जेम्प्ट इनकम ऑफ 4 lakhs। नहीं सर, ये एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स नहीं है, ये सप्लायर ऑफ गुड्स प्लस सर्विसेज है, therefore the threshold limit will be 20 lakhs, therefore he is liable to take registration. Third, supplier of goods of 32 lakhs and interest income exempt is 6 lakhs. सर एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स है, 40 lakhs की लिमिट है, इसको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है सर। फोर्थ, 18 lakhs, exempt income 4 lakhs.
Sir, threshold limit at 20 lakhs, he is liable to register. And sir, we have some services of 18 lakhs and some exempt income, interest income of 6 lakhs. My threshold limit will be again 20 lakhs. Aggregate turnover is 24 lakhs, therefore liable to register. This is a good question, guys. Next. Read this question, guys. इसमें फर्स्ट पॉइंट में क्या है, वो टैक्सेबल गुड्स कर रहा है और उसने कुछ इंटरस्टेट सप्लाई कर दिया, और बिकॉज इंटरस्टेट सप्लाई कर दिया तो मैं बोलूं सेक्शन 24 में आ जाएगा और इसे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, यस। और सर सेकेंड क्वेश्चन में इंस्टेड ऑफ टैक्सेबल गुड्स वो टैक्सेबल सर्विस कर रहा है, और सर टैक्सेबल सर्विस कर रहा है तो फिर हमें 20 लाख का थ्रेशोल्ड देखना है, और बिकॉज इट इज नॉट क्रॉसिंग 20 lakhs, ही इज नॉट लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन। Next, guys, we have Pure Oils Delhi who has started supply of machine oils and high speed diesel in the month of April. The following details are available. इसने machine oil supply किया है, high speed oil. He has supply made through Fortis Lubricants and agent of Pure Oil. तो इसके थ्रू सप्लाई हुआ है, तो ठीक है, हमने भी उसको सप्लाई किया रहेगा. Supply made by Pure Oils from its own branch in Punjab. ठीक है. Determine whether he is liable for registration. Okay. तो पहला एग्रीगेट टर्नओवर कर लेंगे. एग्रीगेट टर्नओवर में ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा. सो माय एग्रीगेट टर्नओवर इज 9,55,000. अगर मेरा 9,55,000 है तो क्या मैं रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हूं? द आंसर इज नो. विल योर आंसर चेंज इफ प्योर ऑयल एज अ ब्रांच इन नागालैंड फ्रॉम वेयर ही सप्लाइज मशीन ऑयल अमाउंटिंग टू 2.5 lakhs? Then my threshold will come down to my threshold will be 10 lakhs, guys. और अगर मैं ये भी सप्लाई कर रहा हूं तो मेरा एग्रीगेट टर्नओवर हो जाएगा 12,05,000. एंड इफ दैट इज अ केस आई एम लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन. नेक्स्ट. Mr. X, a dealer dealing in intrastate supply of goods and service, furnish the following information. Supply of taxable goods by head office located in Chennai for 1 lakh. Supply of taxable service by branch office at Bangalore 50. Supply of goods exempt and export of goods 2 lakhs. Compute aggregate turnover. अच्छा, aggregate turnover जब पूछे तो मैं पूरा aggregate turnover ही मेरा, तो मेरा aggregate turnover will be 3,60,000. क्या ये बंदा liable to registered है? Not as per 22 but as per 24 because he is making an interstate supply which is export. Next, Mr. B has aggregate turnover of in the preceding financial year 10 lakhs from the state of UP only through its sole proprietorship firm. He has a property located in Delhi which is currently in dispute, has engaged lawyer for representing the case. Will Mr. B is required to register himself? अच्छा, अब आपको ये पहले सोचना पड़ेगा कि लॉयर अगर एक बंदे को सर्विस दे रहा है जिसका एग्रीगेट टर्नओवर लास्ट ईयर का टर्नओवर रजिस्ट्रेशन से कम है, तो बेटा लॉयर जब ऐसे सर्विस दे रहा है तो ये सर्विस एग्जेम्प्ट सर्विस है, एंड बिकॉज ये सर्विस एग्जेम्प्ट सर्विस है इसमें आरसीएम नहीं आ सकता, और आरसीएम नहीं आएगा तो इसको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है. वेरी सिंपल. नेक्स्ट. With the help of following information in the case of Giant Enterprise, determine the aggregate turnover. चलो, sale of diesel on which VAT is levied, doesn't matter बेटा, aggregate turnover में आएगा. Supply of goods after completion of job work from the place of business of Giant Enterprise directly by the principal. बेटा तो मतलब हम जॉब वर्कर है तो अपने प्रीमाइस, जायंट एंटरप्राइज के प्रीमाइस से ये गया और ये प्रिंसिपल का है, तो बेटा ये अपने टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं आएगा. एक्सपोर्ट सप्लाई, यस, एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा. सप्लाइज टू इट्स ओन एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, यस. सप्लाई टू इट्स ओन एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस इन राजस्थान, सॉरी ये नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा सर? बिकॉज ये डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है. वी आर ऑल्सो इन राजस्थान और अपना एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस भी राजस्थान है. हाँ, अगर ऐसा मेंशन किया रहता कि
who has obtained another registration. इन दैट केस हम ये ले लेते हैं, बट ऐसा नहीं है. आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विस ऑन विच जीएसटी इज टू बी पेड बाय रेसिपिएंट अंडर आरसीएम. और बेटा ये सर्विसेज भी दे रहा है. अच्छा, हम सर्विस दे रहे हैं और ये सर्विस ऐसी दे रहे हैं जहां पे आरसीएम टैक्सेशन होगा. रेसिपिएंट वाला टैक्स पे करेगा, डजंट मैटर. क्या मैंने सप्लाई किया है? यस. और क्या जयन ने सप्लाई किया तो एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा? यस. तो इसका टोटल एग्रीगेट टर्नओवर विल बी 7 lakhs. नेक्स्ट, आपका थ्रेशोल्ड लिमिट इसके लिए कितना रहेगा? सो द थ्रेशोल्ड लिमिट विल बी 20 lakhs. क्यों 20 lakhs? क्यों, व्हाई नॉट 40 lakhs? बिकॉज सर ये गुड्स भी दे रहा है और सर्विसेज भी दे रहा है, तो एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स नहीं है, देयरफॉर 40 lakhs नहीं है, 20 lakhs होगा. ओके. क्या उसे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? यस सर, रजिस्ट्रेशन तो लेना ही पड़ेगा कंपलसरी, बिकॉज वो एक्सपोर्ट सप्लाई कर रहा है. तो सर सेक्शन 24 में आ जाएगा वो. इज डूइंग एन एक्सपोर्ट सप्लाई. डन. नेक्स्ट, Rajesh Dynamics head office in Chennai carries on following activities with respect to turnover in a financial year. क्या क्या कर रहा है वो? सप्लाई ऑफ पेट्रोल एट चेन्नई आ जाएगा. वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई ऑन विच टैक्सेस पेबल ऑन आरसीएम. नहीं बेटा, ये तो इनवर्ट सप्लाई है अपना. थर्ड, सप्लाई ऑफ ट्रांसफॉर्मर ऑयल एट चेन्नई. यस. फोर्थ, वैल्यू ऑफ ब्रांच ट्रांसफर फ्रॉम चेन्नई तमिलनाडु टू बैंगलोर कर्नाटक विदाउट पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन. डजंट मैटर बेटा, ये डिम डिस्टिंग पर्सन है, इसको करना है अपने को. एंड वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एट मणिपुर ब्रांच. यस, मणिपुर. बोलो बेटा, थ्रेशोल्ड लिमिट कितना होगा? थ्रेशोल्ड लिमिट, सर थ्रेशोल्ड लिमिट विल बी 10 lakhs, एंड बिकॉज इट इज 10 lakhs he is liable to take registration. नेक्स्ट, सिंपल क्वेश्चन है. I guess these 2 questions you can manage, these 2-3 questions you can manage. एक ये क्वेश्चन देख लो गाइस. वी हैव डिटरमाइन विथ रीजन वेदर रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड अंडर CGST एक्ट. Other computers of Gujarat is provided computer maintenance service. Aggregate turnover is 15 lakhs, which comprises both interstate and intrastate supply. क्या उसे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत पड़ेगी? नहीं सर, हमें 20 लाख तक देखना है. He is not required to obtain registration. Second, Softwings of West Bengal, exclusively trading in garments, supplies its taxable goods to various states in India. Aggregate turnover is 35 lakhs. बेटा टैक्सेबल गुड्स की बात करेंगे तो क्या थ्रेशोल्ड लिमिट देखने की जरूरत ही नहीं है? यस सर, ही इज कंपल्सरी लायबल टू रजिस्ट्रेशन. सेक्शन 24 में केस फॉलो हो जाएगा गाइस. थर्ड, Manikaran Transporter is a GTA supplies said service to Divakar, whose aggregate turnover does not exceed the applicable threshold limit. मणिकरण को रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो एक जीटीए है. तो वो मणिकरण जो सप्लाई करेगा वो तो आरसीएम बेस्ड टैक्स है, तो मणिकरण को रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है. हाँ, दिवाकर अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसे अलग से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू पे टैक्स. ये 24 में आ जाएगा दिवाकर, 20 मणिकरण 23 में फॉलो हो जाएगा. नेक्स्ट,
Arise Private Limited, located in MP, is a supplier of taxable and notified handicraft goods. It supplies these goods in the neighboring states of UP and Orissa. Its aggregate turnover is only 15 lakhs. कैन आई से सीटीपी का रजिस्ट्रेशन इसको बेनिफिट दिया जा सकता है? यस सर, और 20 लाख तक उसे रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है. नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स, फोकस पे रखना, नोटिफाइड, तो उनको बेनिफिट दिया गया है सीटीपी में. डन. Mr. Messrs. Siaram is a trader of decorative items. His aggregate turnover exceeds 20 lakhs in the month of October. He applied for registration, but he missed to submit the details of his bank account. His consultant advised him that prior submission of bank account is mandatory to obtain registration. Is it correct? नहीं, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है. प्रायर लेना मैंडेटरी नहीं है. रजिस्ट्रेशन के बाद भी ले सकते हो, बट विद इन सम टाइम लिमिट. सर, विद इन द 45 days फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और the date of furnishing returns, whichever is earlier. और अगर आपने ये नहीं किया तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी किया जा सकता है. डन. नेक्स्ट, Mr. Allen, a non-resident person, wishes to provide taxable supply of goods. He has no fixed place of business in India. He seeks your advice. Yes sir, he can take a NRTP registration और सारे NRTP के points आपके यहाँ पे आ जाएंगे. So by this guys, we are done with registration chapter. ठीक है, चलो, thank you guys.